अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि शहर फैसलाबाद में मौसम की सूरत हाल जो है वो बड़ी कह लें कि रंग बदल रही है और कभी ठंडा हो जाता है और कभी गर्म हो जाता है। जून का महीना चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी गर्मी उस तरह से शहर के अंदर नजर नहीं आ रही जैसे होनी चाहिए। गुज़श्ता दिनों के अंदर काफी ज्यादा गर्मी पड़ी कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद फिर बारिश ने मौसम को यूं बदला कि यूं महसूस होता था जैसे आप नॉर्दर्न एरियाज के अंदर घूम रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मई के आखिरी दिनों के अंदर सूरत हाल नथिया गली जैसी जो है फैसलाबाद शहर के अंदर चल रही है। परसों रात होने वाली बारिश ने वेदर को काफी हद तक चेंज कर दिया है। दर्जा रात जो दिन ब दिन बतदरीज बढ़ रहा था उसको काफी हद तक कम कर दिया गया है। और आज आने वाले 24 घंटों के लिए वेदर क्या होगा, महकमा मौसमियात की तरफ से क्या कहा जाता है, देखते हैं टुडेज वेदर में। तो जनाब, आज वेदर के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हन्नान बुखारी खुद से, क्योंकि आज वेदर जो है वो मुझे बता दिया गया है सारी सिचुएशन है और उन्होंने कहा है कि ब्रीफिंग आपने देनी। तो मैं जनाब आपको बता दूं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा रात क्या होगा और कम से कम क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा रात जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 61% है। हवा 3 नॉट की रफ्तार से जो है वो शहर के अंदर चलती नजर आ रही है। लेकिन रात की अगर बात की जाए तो 4 से 5 नॉट के दरमियान जो है हवा की रफ्तार देखने में आती है। लेकिन रात के औकात में जो हवा चलती है ना, जून के दिनों में वैसे भी जो हवा चलती है उसे लू ही कंसीडर किया जाता है, बहुत गर्म हवा चलती है। लेकिन ये सिचुएशन इस साल देखने को नहीं मिल रही, अभी तक लू जो है वो चलना शुरू नहीं हुई शहर फैसलाबाद के अंदर। कहा जा रहा है कि मौसम जो है आने वाले दिनों के अंदर अगर मजीद बारिश होती है तो खुशगवार हो जाएगा, दर्जा रात उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज जो हमें इस साल देखने को मिल रहा है, इससे काफी परेशानी का सामना खास तौर पे किसान भाइयों को करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि ये बारिशों के जो दिन नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बारिशें हो रही हैं, तो उससे जो फसलें बोई गई हैं, किसान भाइयों का ये कहना है कि उससे काफी नुकसान उनको पहुंच रहा है। क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको तेज धूप दरकार होती है, अगर उनको वो ना मिले इन दिनों के अंदर तो वो सही से पक के तैयार नहीं हो पाती। और यही वजह थी कि गुज़श्ता दिनों के अंदर जब गंदम की कटाई हो रही थी, कटाई के दौरान भी बारिशें जो है वो देखने को मिली और उसकी वजह से भी किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन अल्टीमेटली फिर यही कहूँगा कि आने वाले दिनों के अंदर जो वेदर है अल्लाह ताला वो बेहतर करे, कुछ इस तरह का कर दे जिससे ना तो किसान भाइयों को नुकसान हो, ना तो आम शहरियों को जो है परेशानी का सामना करना पड़े। लू जब चलती है ना तो बच्चे भी काफ़ी परेशान होते हैं। वैसे तो अब गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां जो है वो काफ़ी देर के लिए हो जाएंगी, घर पे बैठ के काम करेंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि समर कैंप्स का रुख करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपकी खुशियों में भी शामिल होना होता है, दुख के लम्हात तो हम शेयर करते हैं, जिन भी शहरियों को जो भी मसाइल होते हैं 41 वहां पे मौजूद होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी खुशियों के अंदर भी शामिल हुआ जाता है। तो आज हमें तारिक साहब है जिन्होंने अपना वीडियो का एक क्लिप हमारे साथ शेयर किया है। हमारी कोशिश होती है कि अपने शो के अंदर उस क्लिप को चलाया जाए ताकि आपकी खुशियों में शामिल हुआ जाए। कौन सा है वो क्लिप, कैसा बना है, आइए देखते हैं। तारिक साहब, बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक हो। लेकिन आपके साथ वाले दिखाई नहीं दे रहे वीडियो के अंदर, जो हल्ला गुल्ला करते हैं, शोर वोर करते हैं। मुझे लगता है सभी वीडियोस बनाने में मसरूफ थे क्योंकि तैयारी तो पूरी की गई थी वीडियो के अंदर अगर देखने को मिले तो। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके दोस्त अहबाब हैं, जो घर वाले हैं, वो देखने को नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि आपके लिए सारे वीडियोज जो है वो बना रहे थे। लेकिन हमारी दुआ ये है कि जनाब आपको ढेरों ढेर खुशियां मिले और इसी तरह आपकी जिंदगी का सफर जो है वो कामयाबियों के साथ जारी रहे। आगे बढ़ते हैं जनाब, हमने खुशियों के हवाले से भी बात कर ली, हमने वेदर के हवाले से भी बात कर ली। अब बात करते हैं शहर में थोड़े से क्राइम रेशियो के हवाले से, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पुलिस के हवाले से, लाजमी तौर पे बात करेंगे जो हमारे शहर के अंदर वेकेंट पोस्ट हैं जिन पे अभी तक किसी को पोस्ट नहीं किया गया, कितनी सीटें हैं जिन पे नए पुलिस अफसरान या ओहदेदारान को आना चाहिए वो खाली हैं, और इसके साथ साथ जो बढ़ती हुई क्राइम की रेशियो है इसको कंपेयर किया गया जाए हम पिछले चंद सालों के साथ या पिछले चंद महीनों के साथ, और जब से निगरान सेटअप आया उसके बाद सूरत हाल क्या है क्राइम की, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ
कोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे कि कोर्ट की क्या सिचुएशन है, वहां पे जो केसेस की तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, कम हो रही है, और किस तरह से चीज़ों को जो है वो लेके चला जा रहा है। तो हमारे साथ जो गेस्ट आज मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवा दूँ। वैसे तारुफ के मोहताज तो नहीं है। सैयद मकबूल साहब हमारे बहुत ही सीनियर और पुराने रिपोर्टर हैं, शहर को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है क्राइम की बीट करते हैं, बड़ी ग्रिप है इनकी। तो तैयब साहब आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त कोर्ट रिपोर्टर जो कि कोर्ट की बीट को बड़े एहसन अंदाज से निभा रहे होते हैं, तमाम मसाइल को उजागर कर रहे होते हैं, चीज़ों को वक्तन फ़वक्तन दिखा रहे होते हैं। हाशिर वडाइक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि आज बिना मुस्कुराहट के वेलकम कर रहे हैं। मैं तो परेशान हूँ। हाशिर साहब तो हमेशा मुस्कुरा के हमें शो की शुरुआत पर सलाम करते हैं। तो कैसे हैं हाशिर साहब? ठीक है। तैयब साहब आप कैसे हैं? आपके मिजाज ठीक है? तैयब साहब सबसे पहले तो जरा उन पोस्ट के हवाले से बताइएगा जो वेकेंट है फैसलाबाद के अंदर, जो अफसरान पोस्ट करने चाहिए लेकिन उन सीटों पर अभी किसी को लगाया नहीं जा रहा, और उससे क्या मसाइल शहरियों को दरपेश आ रहे हैं, ये भी बताइए। शुक्रिया अनान। आज से 15-20 दिन पहले तक फैसलाबाद में जो सीटें खाली थी उनमें मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का। अच्छा, आप देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सीट है। अगर सीपीओ की सीट के बाद कोई इंपॉर्टेंट सीट है तो वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी ऑफेंस लगता है, एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के मामला सारे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन में देख रहे होते हैं। और आप यकीन करें कि 9 माह हो चुके थे ये सीट हमारे फैसलाबाद में खाली थी। सीपीओ बदल गए, उसके बाद बहुत सारे आरपीओ बदल गए, लेकिन एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सीट वेकेंट ही चलती आ रही थी। अच्छा, उसी के साथ एसएसपी ऑपरेशंस अरसलान शाह जब ट्रांसफ़र हुए तो उसके बाद ऑपरेशन की सीट भी खाली हो गई, पोस्टिंग नहीं हुई। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि अभी भी नहीं, उसमें ये आपको बता रहा हूँ, एसपी सीआईए और एसपी एडमिन एंड सिक्योरिटी ये सीटें 3-3 साल से खाली हैं। एसपी एडमिन की सीट पे 1 माह कबल एक ऑफिसर लगे थे, 8-1 दिन बाद फिर वो रिक्वेस्ट करके यहाँ से ट्रांसफर करवा के चले गए। तो ये सीटें खाली थी, मजीद भी खाली है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर सीएम साहब ने फैसलाबाद का विजिट किया तो मैंने उनसे फिर पर्सनल ये रिक्वेस्ट की कि सर ये बहुत सारे मसाइल पुलिस को भी आ रहे हैं और पब्लिक को भी आ रहे हैं। अब देखें जो एसएसपी ऑपरेशंस है इस वक्त भी उनके पास 3 ओहदे हैं। ऑपरेशन की सीट पर वो खुद तैनात हैं, एसपी एडमिन का चार्ज भी उन्हीं के पास है। अच्छा, एसपी सीआईए का चार्ज भी उनके पास था लेकिन वो फिर दे दिया गया एसपी इकबाल टाउन को। अब एसपी इकबाल टाउन भी 2 सीटों पर काम कर रहे हैं, एसएसपी ऑपरेशन भी 2 सीटों पर काम कर रहे हैं। एसपी डॉल्फिन की जिम्मेदारी भी एसएसपी ऑपरेशंस ही देख रहे हैं। तो सीएम साहब ने, उनका शुक्रिया, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे फौरी तौर पर नोटिस लिया। एसएसपी ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेशन और एसपी सदर की सीट भी खाली थी, वो फौरी तौर पर वेरी नेक्स्ट डे मेरी रिक्वेस्ट के बाद वो सीटें फिल हो गई। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो एडमिन एंड सिक्योरिटी 3 साल से खाली है, एसपी सीआईए 3 साल से खाली है। एसपी डॉल्फिन और डीएसपी डॉल्फिन 2016 में डॉल्फिन बनाई गई थी, फाल की गई थी। अब तक वहां पर ना डीएसपी लगाया गया ना उनका एसपी लगाया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर को इजाफी चार्ज दे के डॉल्फिन के काम करवाए जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे डीएसपी और एसपी मौजूद हैं जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे फैसलाबाद में डीएसपी लीगल की 4 सीटें हैं लेकिन सिर्फ 2 बंदे मौजूद हैं और कभी भी 4 सीटें फिल नहीं हुई। इंस्पेक्टर लीगल की फैसलाबाद में 17 सेक्शन सीटें हैं और पिछले को 10-15 साल से एक भी इंस्पेक्टर लीगल नहीं लगा। अब देखें 4 डीएसपी लीगल और 17 इंस्पेक्टर लीगल, उनमें से 2 लगे हुए हैं। 19 सीटें अभी तक खाली हैं जिनका काम 2 बंदे कर रहे हैं। उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट पुलिस के काम पर होता है। पुलिस का काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक तो डिजिटलाइजेशन हो रही है, जिद्दत लाई जा रही है। दूसरा, पॉपुलेशन के हिसाब से, रिसोर्सेज कम होने के हिसाब से जितनी तेजी से क्राइम स्पीड अप और डिफरेंट हो रहा है उस हिसाब से पुलिस उसको रोक नहीं पा रही। सीटें कम, अब एक बंदे को, एक ऑफिसर को जब 6-6 सीटों पर काम करना पड़ेगा तो वो इंसाफ नहीं कर सकेगा उन सीटों के साथ। अब अदालतों में आए रोज लोगों के मुकदमे दर्ज नहीं होते, लोग बाई ए बाई बी के रिट में कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, तो डीएसपी लीगल का काम बढ़ गया, हाई कोर्ट के मैटर्स बढ़ गए, डीएसपी लीगल का काम बढ़ गया। चाहिए तो ये कि वो 4 सीटें वो भी फिल हों। इंस्पेक्टर लीगल अगर 17 नहीं तो 2, 4, 5 तो लगाने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब डॉल्फिन 2016 में जब बनाई गई तो उसका काम सिर्फ स्ट्रीट क्राइम रोकना था। अब हो ये रहा है कि उनके ऊपर प्रॉपर ऑफिसर मौजूद नहीं है, उनका डीएसपी मौजूद नहीं है, उनका एसपी मौजूद नहीं है।
अब डीएसपी हेडक्वार्टर बजाते खुद उनके एम्प्लॉयमेंट के मामला पुलिस के देखने में इतना मसरूफ, इतना उसका टाइम नहीं होता कि वो डोरफर के मामला भी देखे। अब होता यह है कि डोरफर उस पीरियड के साथ स्ट्रीट क्राइम नहीं रोक रही जिस वजह से वो बनाई गई थी या जिस तरह उनको वो रोकना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। नफरी ऑलरेडी कम है। आप लाहौर देखें, कैपिटल है पंजाब का, वहाँ पे तमाम यूनिट्स अगर आप देखें ना, यूनिट्स ऐड करके तो वो नफरी अल्टीमेटली बनती है 55,000। हमारे फैसलाबाद में तमाम यूनिट्स, आप ट्रैफिक भी ले लें, पेट्रोलिंग भी ले लें, आप डोफन भी ले लें, ये सारे करके भी 10,000 नहीं होती। और हमारी और उनकी आबादी का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इतना ज्यादा इग्नोर इतना ज्यादा होता है हमारा शहर। उसका वो ये लेते हैं कि वो कैपिटल है, वहाँ पे वीआईपी मूवमेंट भी है, सारा कुछ है, लेकिन आप देखें उनकी नफरी भी 55,000 के अराउंड है। हमारे भी आधी से भी कम है, आधी से भी कम है। तीसरा हिस्सा भी नहीं है। आप देखें तीसरा हिस्सा भी नहीं है, 5वां छठा हिस्सा बनता है। तो उसके साथ इन्होंने क्राइम भी रोकना है, इन्होंने क्राइम प्रिवेंशन भी करनी है, क्राइम डिटेक्शन भी करनी है। और अब हर दौर में, हर हुकूमत में कोई ना कोई मिनिस्ट्री हमारे फैसलाबाद में रही है, उसकी वीआईपी मूवमेंट भी इन्होंने देखनी है। कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है तो पुलिस वहाँ पर जरूर पहुँचेगी, कहीं पर आग लग गई तो पुलिस वहाँ पर जरूर पहुँचेगी, कहीं पर छत गिर गई तो पुलिस पहुँचेगी। क्राइम सीन के ऊपर तो उसे पहुँचना ही पहुँचना है। मैं समझता हूँ ये आग लगने वाला अजाफी काम है ना, पुलिस का वहाँ पर रेस्क्यू का, पुलिस का कोई काम नहीं है, लेकिन पुलिस भी कोई घंटा करके छत पे चढ़ जाए फिर भी पुलिस वहाँ पर जाएगी। अगर फैसलों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, वो रोड क्लियर करवाना ट्रैफिक पुलिस का काम है, लेकिन मुतलका पुलिस फिर जरूर वहाँ पर जाएगी। तो इन पे इतना वर्क लोड है। मैं समझता हूँ कि हमारी तो जो हमारी स्ट्रेंथ है ना पुलिस की, वो कम से कम 40,000 होनी चाहिए। फिर जाके मैं समझता हूँ क्राइम रुकेगा भी, शहरियों के मसले भी हल होंगे। लेकिन आम नफरी इन्होंने क्या बढ़ानी है, यहाँ तो ऑफिसर्स, जबकि सीटें खाली भी हैं और ऑफिसर्स मौजूद भी हैं, वो तक नहीं लगाए जा रहे। मैं समझता हूँ पुलिस का काम भी डिस्टर्ब हो रहा है और पब्लिक को बड़े मसाइल हैं इस हवाले से। लोगों को ये नहीं पता कि हमारा अगर बंदा पकड़ा गया है सीआईए में या हमारी को वहाँ पर तफ्तीश गई है तो हमने जाना है किस एसपी के पास है, लोगों को पता ही नहीं। सब एसएसपी पेट्रोलिंग का भी मेरा ख्याल एडिशनल चार्ज है जी। एसएसपी पेट्रोलिंग सीट अभी खाली हुई है, 3-4 दिन हुए हैं, आपको पता ही है। जब साहब ट्रांसफर हुए थे, एडिशनल चार्ज है मेरा ख्याल, एडिशनल चार्ज रात मिला है, लेट नाइट चार्ज मिला है। डीएसपी पेट्रोलिंग जो हमारे फैसलाबाद के मतलब कभी उनको दिया गया रात लेट नाइट, तो उस पर तो 1-2 दिन में लग जाएगा ना। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का पेट्रोलिंग से लोगों की, आपको पता है वो कम है, पेंटेशन कम है, राब्ता कम है हाई बेस पे। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वहाँ पे तो हर वक्त इंपॉर्टेंट सीट्स है और ये खाली होना। अब एसपी एडमिन एंड सिक्योरिटी, पुलिस के एम्प्लॉयमेंट के तमाम मामले उन्होंने देखने हैं। थानों में एनवायरनमेंट बेहतर उन्होंने करना है। थानों के अंदर फर्नीचर कम है, थानों में अगर कोई वाइट वॉश होना है, ये सारी चीज़ें एसपी एडमिन ने देखनी है। अब वो सीट 3 साल से खाली है, लगने को शायद कोई तैयार ही नहीं है, आई डोंट नो। उसका रिजल्ट आप देखें, अब थानों में जाएं, आपको लगता है जंगल में आ गए हम लोग। वहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे थानों की छतें लीक हो रही हैं, किसी वक्त भी गिर जाएंगी। थाना मंसूराबाद थाना आप देखें, सरगोदा रोड और ये मदीना टाउन, इतनी खस्ता हालत है, खुदा न ख्वास्ता किसी वक्त भी कोई सानहा रूनमा हो सकता है। साहब थाना रजाबाद जब बारिश होती है ना, पूरा का पूरा सहन पानी से भर जाता है और साइलिन गुजर के आप एसएचओ रूम तक नहीं जा सकते। थाने के बाहर से लेकर अंदर तक पानी होता है। मैंने खुद लिटरली देखा कि लोगों को अंदर जाने के लिए बाहर से रिक्शा करवाना पड़ता है 10-20 रुपए देके। ये जो सूरत हाल है। बिल्कुल। हमारे साथ हाशिर भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। हाशिर, क्या कहेंगे आप कोर्ट की सूरत हाल के हवाले से, हमें बताइएगा। नए केसेस का अंदराज हो रहा है, गुज़श्ता साल की निस्बत अगर देखा जाए केसेस कम है, फौजदारी के भी और दूसरे चोरी चकारी के भी। ओवरऑल अगर केसेस की बात की जाए, वहीं पे स्टैटिक के शरह या फिर उससे कम है, आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो हनान, जिस तरह बात इन्होंने की, अभी तैयब भाई ने बात की थी हाली वैकेंसियों की, तो इस हवाले से जिस तरह उन्होंने कोर्ट का भी एक यहाँ पर जिक्र किया, तो मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक तैयब भाई इसकी कन्फर्मेशन भी करेंगे कि कोई भी जो चलान है जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके वो 14 से 17 रोज के अंदर अदालत के अंदर देना होता है। उसके बाद
किसी भी केस का जो ट्रायल है वो अदालत के अंदर प्रॉपर तरीके से जो है वो शुरू होता है। लेकिन शायद पुलिस एहलकारों की कमी है, पुलिस अफसरान की कमी है, इसी वजह से अदालतों के अंदर ऐसे हज़ारों केसेस जो हैं वो इस वक्त पड़े हैं जिनका जो चलान है वो अभी तक अदालत के अंदर गया ही नहीं। पुलिस ने अभी तक चलान को, अगर सादा लफ्ज़ों में बात की जाए तो पुलिस ने अपना कोई भी, अगर किसी पर जो जुर्म जो है, जो इल्ज़ाम लगाया गया उसको साबित करके या उस हवाले से जो रिपोर्ट है वो अदालत के अंदर देनी है और उसी को मद्देनजर रखते हुए अमूमन जो अदालतें हैं वो उसी की बुनियाद पर जो वो केस को आगे लेकर चलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर सैकड़ों केसेज ऐसे हैं जिनका अभी तक चलान जो है वो अदालत के अंदर पेश ही नहीं हुआ और उनका जो ट्रायल है वो अभी तक शुरू ही नहीं हो सका, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पुलिस की जानिब से अपना जो काम है प्रॉपर तरीके से, वो जो 17 दिन का या 14 दिन का टाइम था जिसमें 3 दिन राहदारी के भी आते हैं, तो 17 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लेके उनकी जानिब से अपना जो चलान है वो मुकम्मल करके अदालत में देना था। लेकिन वो 17 दिन का कई साल जो है वो गुजर चुके हैं, कई केसेस के चलान अदालत के अंदर जो है वो नहीं पहुंचा और उस केस का जो ट्रायल है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ और लोग जो हैं वो अभी तक जेलों में है। वो तो बाद में फैसला होगा कि आया वो बंदा बेगुनाह था या उसको इस केस में जो सजा है वो बनती थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। दूसरी जानिब अगर आए 22A और 22B की रिटों की बात की जाए तो अमूमन ये जो रिट है ये उस वक्त दायर करते हैं लोग जब पुलिस की जानिब से FIR जो है या दरखास्त का जो अंदराज है वो नहीं होता, तो फिर उसके लिए लोग जो है वो अदालतों का सहारा लेते हैं। तो अगर पहले की बात की जाए तो पहले अमूमन ये होता था जब कोई बड़ा क्राइम होता था, 4 से 5 लोग जो है अगर वो मर जाते थे या कोई बड़ी वारदात होती थी तो उसमें होता था पुलिस थोड़ा सा प्रेशर ले जाती थी मुबैना तौर पर, उस पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं थी करती और लोग जो है वो फिर अदालत में सेशन जज को दरखास्त देते थे, जिसके बाद जो अदालत है उसका हुक्म आता था और वो सारे मामला को मद्देनजर रखते हुए मुकदमा के अंदराज का हुक्म देती थी या जो भी उस वक्त करंट सिनेरियो उस हवाले से फैसला देती थी। लेकिन अब यहाँ पे अमूमन ये भी देखने में आता है कि किसी का 20,000 रुपया चोरी हुआ है या किसी का एक साइकिल या एक मोटरसाइकिल जो है वो चोरी हुआ है तो पुलिस उसका भी जो अंदराज है वो नहीं करती और उसके भी के लिए भी जो लोग हैं उनको अदालतों में जाना पड़ता है और कई दफ़ा बैठ के बार हम हासिल होते हैं कि इस बंदे की 20 से 30 हज़ार की चोरी हुई है और इसने 10 से 15 हज़ार लगा के पर्चा करवाना है। तो बाद में जब फिर वही बात के बाद में जाके साबित होगा कि आया ये जो मुलजम थे इन्होंने ये जुर्म किया था या नहीं किया था, यहाँ आया वो बरी होते हैं। तो 22A और 22B की अगर रिटों की बात की जाए तो तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे अदालतों में जाते हुए। हर माइंस की जो रेशियो है वो बढ़ती जा रही है। अगर रोजाना की बुनियाद, जब मैं शुरू में गया था तो रोजाना की बुनियाद पर 22A और 22B की जो तकरीबन रिटें हैं वो आती थी 10 से 15 एवरेज जो है वो ये आ रही थी। लेकिन अगर आज की एवरेज की बात की जाए तो इस वक्त एवरेज जो है वो तकरीबन 25 से 30 तक जो है वो नॉर्मल दिनों में पहुंच चुकी है। और होता क्या है, यही होता है कि पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं करती। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि अब तो रोजाना 4 से 5 में ऐसी अमल दरामद की भी जो रिट पिटीशन है वो भी नजर आ जाती है। ये भी होता है कि अदालत ने मुकदमा के अंदराज का हुक्म दिया, पुलिस फिर भी जो मुकदमा है वो नहीं दर्ज कर रही और फिर जो लोग हैं वो मजबूरन जो है वो दोबारा आते हैं, इधर अमल दरामद के लिए आते हैं। फिर इसके लिए लोगों की आसानी के लिए अदालतों के अंदर ही एक FIR सेल भी बनाया गया था। उसका भी बेसिकली काम यही था कि जब अदालत किसी के खिलाफ मुकदमा के अंदराज का हुक्म दे रही है इस रिट के अंदर, तो वो FIR सेल का काम था कि उस पर अमल दरामद करवा के रिपोर्ट अदालत के अंदर जमा करवाना। लेकिन अब वहाँ पे होते नहीं। अब FIR सेल के खिलाफ भी मुतरिब जो वकला हैं या जो साइलिन है उनकी जानिब से एप्लीकेशन दी गई हैं कि जब इनके पास आर्डर आता है तो ये उस पर प्रॉपर तरीके से जो है वो अमल दरामद नहीं करवाते। और फिर इसमें एक और वजह यह है कि जैसे ही 22A और 22B की रिटों का जो है वो बोझ अदालतों के ऊपर बढ़ता है, क्योंकि ये काम तो बेसिकली पुलिस का है कि किसी के साथ अगर कोई जुल्म या ज्यादती हुई है तो उस पर मुकदमा दर्ज करे। लेकिन यहाँ पर अदालतों के ऊपर से ये भी एक बोझ बढ़ता है। और दूसरी जानिब फैसलाबाद अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए, जिसमें फैसलाबाद भी है, तांदलिया वाला भी है, जड़ा वाला भी है, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें तो इसमें मजमूई तौर पर तकरीबन 49 जजेस की कमी है, जिनमें 15 जो है वो एडिशनल सेशन बनते हैं और बाकी जो है वो 35 सिविल जजेस बनते हैं। अब 15 जजेस की यहाँ पे कमी है, ऊपर से इस तरह की जो रिटें हैं इनका बोझ भी पड़ता है, क्योंकि ये इस तरह की जितने भी रिट पिटीशंस होती हैं ये होती हैं इमरजेंसी निवेद की, इनका फैसला जो है वो जजेस को जल्दी करना पड़ता है। तो अमूमन होता ही है कि जब इस तरह की आती हैं इमरजेंसी वाली रिट पिटीशंस आती हैं, इन पर वो केसेस की समाअत शुरू हो जाती है, रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन जो है वो इन पर समाअत होती है। और दूसरी जानिब जो ट्रायल वाले केसेस होते हैं वो फिर लटक जाते हैं, क्योंकि अब वही एक ही जज हैं और रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर एवरेज एक जज तकरीबन 80 जो है वो केसेस सुन रहे हैं। उनमें रिट पिटीशन जो है वो भी शामिल है, 22A भी इसमें अमल दरामद की भी शामिल है, इसके अलावा 491 की भी शामिल है, ट्रायल केसेस भी शामिल हैं। तो एवरेज जो है वो हर जज के पास 80 केसेस बन रहे हैं। और इसको अगर पूरे दिन पे हम डिवाइड करें तो एक केस पे मेरे ख्याल में एवरेज 3 से 4 मिनट बनेंगे एक जज के पास होते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे जो केसेस हैं उनके फैसले भी जो हैं वो लेट आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के कह तो देते हैं कि जो अदलिया। ऐसे केसेस कितने हैं कि थाने कचहरी के थाने के अंदर उनके FIRs नहीं हो रही, फिर वो रिट पिटीशन के जरिए जो है वो FIR करवाने की कोशिश। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि रोजाना की बुनियाद पे हनान तकरीबन जो है वो 25 से 30 रिट पिटीशन आती हैं एक दिन के अंदर। 25 से 30 एवरेज जो है वो इस वक्त चल रही है कि लोगों का जो मुकदमा का अंदराज है वो पुलिस की जानिब से नहीं होता और फिर वो जो है वो अदालत के अंदर जो है वो इस साहब ये एक लम्हा फिक्रिया है
बाज़ ये देखने को, क्योंकि आपका तो फील्ड वर्क बहुत ज्यादा है, आप समझते हैं इन चीजों को, सही केस के ऊपर समटाइम एफआईआर नहीं हो रही होती है, और जिसपे मन चाहे थानेदार का या एसएचओ का, उस पर तो फौरी मिनट से पहले एफआईआर हो जाती है ना। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। एक ना ऑफिसर्स ने खुद साख्ता एसओपी बनाई है। अच्छा, खुद साख्ता एसओपी ये है कि 420 जिस तरह फ्रॉड है, 406 अमानत में खयानत और जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, और खातून को साथ हरासमेंट करना, उसको टच करना, इस किस्म के, या किसी के घर में जाना, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करना, ये वो ऑफेंसेस हैं। इन्होंने एसओपी ऑफिसर्स ने बना दी कि हमारी इजाज़त के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हालांकि कानून के मुताबिक, आपके आइन के मुताबिक, पीपीसी के मुताबिक स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ जिसे हम कहते हैं, वो बाइख्तियार है। ठीक है तैयब साहब, इसी के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तैयब मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। तैयब साहब, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि मुकदमा का इंदराज जो है वो किस तरह से होता है, और कुछ ऑफेंसेस बता रहे थे आप। मैं चाहता हूँ वहीं से कंटिन्यू करें। अच्छा हनान, ये जो ऑफेंसेस मैं पहले बता चुका हूँ, इनकी खुद साख्ता सो कॉल्ड एसओपी ऑफिसर्स ने खुद बना ली कि ये हमारी मर्जी के बगैर एफआईआर नहीं हो सकती। अब इससे होता क्या है, कंप्लेनेंट ने एप्लीकेशन सबमिट की, आईओ को महीना सुनेगा पार्टियां जी, उसके बाद वो रिपोर्ट बनाएगा, ऑफेंस बनता है, वो फॉरवर्ड करेगा एसएचओ को। एसएचओ कहेगा मैंने भी पार्टियां सुननी है, महीना वो लगाएगा, उसके बाद वो रिपोर्ट बनाएगा, जी ऑफेंस बनता है। डीएसपी कहेगा नहीं मुझे भी पार्टी सुनाओ, 10 दिन डीएसपी साहब लगाएंगे, वो फॉरवर्ड करेंगे, जी ऑफेंस बनता है, एसपी साहब के पास जाएगी, एसपी साहब कहेंगे मैं पार्टी एक बार सुननी है। अब एसपी साहब के पास जितना बर्डन है, उनको 2-3 दिन लग जाएंगे पार्टी सुनते। अब आप देखें 2.5-3-4 माह उस बंदे को रगड़ा निकल जाएगा उसका वो मुकदमा दर्ज करवाने में। लेकिन आपका आइन, आपका कानून, आपकी पीपीसी पीनल कोड कहता है स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास सिर्फ कंप्लेनेंट ही नहीं, खुदा न ख्वास्ता आपके साथ कोई मसला बना है, आप इस कंडीशन में नहीं है, उस वक्त मैं बजरिया फ़ोन अगर मुतलका थाने को इतला दूँ कि हनान के साथ ये मसला बना है, वो तब भी फौरी मेरी फ़ोन कॉल पे मेरी मदयत में मुकदमा दर्ज करने के पाबंद है। अब ऑफिसर का ये कहना है कि इस आड़ में लोग झूठे मुकदमे दर्ज करवा लेते थे, इसलिए वो छलनी लगाने के लिए, वो जो ट्रायल करने के लिए एप्लीकेशन का ये प्रोसीजर अपनाया गया है। लेकिन होता क्या है कि जो रियल में जिस बंदे ने, उसका कोई मसला है, उसका भी ट्रायल करते करते 3 माह में उसकी बस हो जाती है मुकदमा दर्ज करवाने में। एसएचओ बाइख्तियार है। देखें, आपका जो कानून कहता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हर शहरी का करवाना हक है, उसको वो सही है या गलत है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने देखना है कि अगर वो गलत एफआईआर है फौरी खारिज कर देगा, अगर ठीक है तो उसको मजीद प्रोसीड करेगा। अब स्ट्रेंथ कम होने से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स इंतहाई कम होने से, एफआईआर के बाद कई दिन तो मुद्दई को यही पता नहीं लगता कि मेरे केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है। जब तक उसको पता लगेगा, आईओ के पास जाएगा, आईओ कहेगा देखें मैं आपको लिटरली हनान बताऊं, एक एएसआई या सब इंस्पेक्टर जो थानों में आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, 150 एवरेज है इनके पास केसेस मौजूद होने की। अब 150 केस, साथ सिर्फ 2 बंदे कांस्टेबल रैंक के, जिनका विजन ही इन्वेस्टिगेशन वाला नहीं, अकेले एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 150 मुकदमे की तफ्तीश करनी है। अगर वो 10 मुकदमात की चालान जमा करवा रहे तो 20 उसके बाद फिर आ जाते हैं। जितनी तेजी से क्राइम बढ़ रहा है उतनी तेजी से एफआईआर भी दर्ज हो रही हैं। और आपको एक और बात बताऊं, सिर्फ लाहौर में ये सिस्टम है, 2002 जो पुलिस ऑर्डिनेंस आया था, इन्वेस्टिगेशन विंग अलग है, वॉच एंड वॉच अलग है। हमारे फैसलाबाद में चंद एक माह हुआ था, आज तक नहीं हुआ। वही ऑफिसर जो दिन में इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, शाम को वो गश्त भी कर रहे होते हैं, सुबह को हाई कोर्ट भी जा रहे होते हैं। एसओपी 2002 पुलिस ऑर्डिनेंस की ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो ना गश्त करेगा, वो कोई काम नहीं करेगा। जो वॉच एंड वॉच के हैं वो सिर्फ और सिर्फ गश्त करेंगे, क्राइम रोकेंगे, क्राइम प्रिवेंट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्राइम डिटेक्ट करेगा, क्राइम ढूंढेगा। लेकिन स्ट्रेंथ कम होने की वजह से सिस्टम बड़ा मिक्सअप हुआ पड़ा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही वॉच एंड वॉच का काम कर रहा है और अल्टीमेटली इस पर नुकसान पब्लिक का हो रहा है। पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती, हो जाए तो उसकी तफ्तीश टाइम से मुकम्मल नहीं होती। जिस तरह हाशिर ने बताया कि तफ्तीश 14 डेज
और इनको ग्रेस पीरियड दिया गया 3 डेज, 17 डेज में मैक्सिमम चालान जमा करना है। अब होता क्या है, एक मर्डर हो गया, उसका चालान ही 2 माह बाद जमा हुआ, उसका फायदा कोर्ट में मुलजम को मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा, शक का फायदा देके 5-5 लोग बरी हो जाते हैं। ये इस पुलिस की कोताही की वजह से होते हैं। लेकिन पुलिस की कोताही भी इस हद तक आप आईओज की है कि उनके पास तो ना स्ट्रेंथ है, उनके पास ना रिसोर्सेज है, वो क्या करें, उनके पास डबल बर्डन है। अच्छा तैयब साहब, यहाँ पे मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप भी इस चीज को सेकंड करेंगे कि एक किसी भोले भाले बंदे के साथ कोई वारदात होती है या कोई ऐसा मामला लड़ाई झगड़े का या कुछ भी पेश, जो कभी थाने कचहरी गया ही नहीं, वो जाके एप्लीकेशन लिखवाता है, लेकिन जो प्रॉपर क्रिमिनल बंदा होता है उसे पता होता है कि एप्लीकेशन में लिखी गई या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखी गई किन किन चीजों से मैं बरी हो सकता हूं। अब ये तो जो रिपोर्ट बना रहा होता है उसके सर पे होता है कि वो वाकये को सही दुरुस्त लिखता है या नहीं लिखता। जो बंदा नया होता है उसके लिए तो वो सही दुखा होता है, लेकिन वो बीच में पॉइंट्स उस बंदे के साथ जो क्रिमिनल माइंडेड होता है उसके साथ रख के रखवा देता है ताकि जाते ही बेल हो जाती है। आपको नहीं लगता ये वाला सीन हमारे माशरे के अंदर बहुत ज्यादा है और चंद पैसों के इवज जो है वो पूरा का पूरा 1-2 लाइनें लिख के बीच में शक की बुनियाद पे वो अगले को बरी करवा दिया जाता है? हनान, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बताऊंगा। सीपीओ पिंडी है इस वक्त खालिद महमूद हमदानी साहब, जी जी, वो हमारे सीपीओ फैसलाबाद रहे। उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया था। वो अब कह लें 40% चल रहा है, बाकी खत्म हो चुका है। हर थाने में उन्होंने एक एप्लीकेशन डेस्क बना दिया था कि कोई भी साइल जिसका किसी किस्म का कोई मसला है, वो वही बेचारा धक्के खाए एप्लीकेशन के लिए, वो बराह रास्त थाना आए, एप्लीकेशन डेस्क पर जाए, वहां पर पुलिस वाले खुद उसकी एप्लीकेशन लिखेंगे ताकि पुलिस को पता हो कल को ट्रायल में जाके इस एप्लीकेशन से क्या फायदा नुकसान हो सकता है। अच्छा, उसका फायदा ये हुआ कि पुलिस वाले, चूंकि उनको पता था कि ये एफआईआर कल को सीपीओ ऑफिसर के पास गई तो उन्होंने कहना ये एफआईआर का मतन किसने लिखा है, एप्लीकेशन किस पुलिस वाले ने लिखी है, इसलिए वो बड़ी अच्छी सी शानदार किस्म की कानून के मुताबिक एप्लीकेशन लिखते थे। तो अब वो जो सिस्टम है वो हमदानी साहब के बाद वो खत्म होता जा रहा है। अब 1, 2, 4, 10 थानों में रह गया, बाकी खत्म है। बल्कि मैं सीपी फैसलाबाद को ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो सिस्टम सर चलना चाहिए। एक तो लोगों का टाइम बचेगा, लोगों के पैसे बचेंगे। अब लोगों की जेब के हिसाब से पैसे लिए जाते थे एप्लीकेशन के लिए, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार सिर्फ एप्लीकेशन का भी लोगों को देना पड़ता था, जो इंसान खुद भी लिख सकता है अगर 10 जमातें पढ़ा हो। तो ये सिस्टम बड़ा अच्छा है, इसको चलना चाहिए। तो हनान, सबसे बड़ी बात जो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, आपको इररेलेवेंट लगेगी लेकिन वो रेलिवेंट है। हमारे ना अब एक केसेस बहुत बढ़ रहे हैं 354 के, खवातीन के साथ हरासमेंट, घरों में भी आप देखते हैं ससुराल की हरासमेंट, ऑफिस में हरासमेंट, खवातीन के साथ रोड पे हरासमेंट, ये बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया की वजह से लोगों का, मैं क्या इस पर नहीं हम बात करते। तो हमारे पास फैसलाबाद में 500 के अराउंड लेडी कांस्टेबलान हैं, 16 आई थिंक सब इंस्पेक्टर्स हैं, और वो 16 सब इंस्पेक्टर्स मुझे नहीं पता किधर हैं। 8-10 नज़र आती हैं आपको काम करती, बाकी साइड पे हैं। जो बासर हैं वो पुलिस लाइन में बैठी हैं, जो बेअसर हैं वो बेचारी फील्ड में नौकरी कर रही हैं। आपके पास 16 सब इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं। सिचुएशन ये है कि एक बनाया था RIU, रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट, हर थाने में एक खतून लगनी थी। ठीक है, आपके पास कम है, 44 आपके पुलिस स्टेशन हैं, वो सब इंस्पेक्टर्स कम है, 13 सर्कल हैं, एक सर्कल में एक होनी चाहिए। अब पोजीशन ये है कि आपके 5 डिवीज़न है, टाउन है, 5 में एक लगी है। अब एक डिवीज़न ऐसे हैं जिनके 10 भी थाने हैं, 8 भी हैं, मिनिमम 8 थाने मस्ट हैं। अब 8 थानों में रेप के केसेस एक लेडी सब इंस्पेक्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। उसने मेडिकल के लिए भी जाना, उसने स्पेसिमन PFS से पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भी लेकर जाने, उसने कोर्ट में भी जाना, बड़ा मुश्किल है। तो ख़वातीन के साथ मसाइल जिस तरह बढ़ रहे हैं, इनकी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। जो मौजूद हैं उनको, पुलिस ऑफिसर्स को चाहिए फील्ड में लेके आएँ। जो बासर है वो ऑफिस की ड्यूटी कर रही है, जो बेअसर है वो फील्ड की ड्यूटी कर रही है। ये बहुत बड़ा अलमी है। और इससे थाना वूमन की अगर हम बात करें तो उनमें डॉक्यूमेंट्स में सेक्शन नफरी है 66 मौजूद है, वहाँ पे ओनली 20। वहाँ से फलां ऑफिसर की कोठी पे 2 लेडी कांस्टेबल गई हैं, वहाँ से फलां थाने में 2 गई हैं। ये स्ट्रेंथ अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से कर दी जाए तो कम में भी काम चलाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाशिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। हाशिर, आप क्या समझते हैं कि जो तैयब साहब की तरफ से बातें की गई हैं कोर्ट में, वो कितनी रेलिवेंट है? इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हाशिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। हाशिर, क्या कहेंगे आप, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं खातून के हवाले से हरासमेंट के, ये कितने केसेस हैं और क्या नौयत के चल रहे हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात जब FIR नहीं होती तो फिर कोर्ट का रुख किया जाता है रिट पिटीशन के लिए, क्या कहेंगे इसके? जिस तरह आपने सबसे पहले तो सिर्फ रेप केसेस की बात की, तो इसमें तो फैसलाबाद में स्पेशल जो एक अदालत है, राना मोहम्मद सईद जो एडिशनल जज हैं इस वक्त, वो स्पेशली उनकी जो कोर्ट है वो इसी वाले से मुख्तस की गई है और वो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो इसी हवाले से जो है वो देखते हैं। और यहाँ पर अब उनकी जानिब से जो सज़ाएँ हैं वो भी बड़ी सख्त सख्त जो है वो दी जाती हैं, किसी का भी कोई जो जुर्म है उसको नज़र रखते हुए। तो यहाँ पर केसेस जो है वो मुख्तलिफ नौयत के आते हैं। अगर उनकी भी अदालतों की एवरेज की बात की जाए तो उनकी अदालत में भी अभी मैं कल देख रहा था तो एवरेज जो है वो 3 से 35 जो है वो ज़्यादती के केसेस जो हैं वो उनकी अदालत में तकरीबन जो है वो एक दिन के अंदर ज़ेर समाअत होते हैं, जिन पर वो बाकायदा तौर पर समाअत करते हैं। अब इसमें होता ही है कि एक तो उसमें ज़्यादती की दफ़ात शामिल होती हैं, फिर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो खातून है या जो लड़की है उसको अगवा कर लिया जाता है, उसकी दफ़ात भी शामिल होती हैं, और बाज़ दफ़ा ज़्यादती के बाद जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ जो दफ़ात हैं वो इसके अंदर जो है वो शामिल होती हैं, जिसके बाद इस केस का जो बाकायदा जो ट्रायल है वो आगे चलता है। तो यहाँ पर अमूमन जो है अब हमारी अगर पुलिस की बात की जाए तो यहाँ जिस तरह आप पूछ रहे थे पुलिस का इस हवाले से, तो पुलिस की जानिब से अभी तक जितना मैंने अदालतों में देखा है तो शाज़ो नाज़री कोई इस तरह की पिटीशन आती है कि खातून के साथ ज़्यादती हुई है तो पुलिस ने जो मुकदमा है वो दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि इस तरह के मुकदमात अमूमन जो है वो जो मेरी नज़र से गुजरा है उसके मुताबिक पुलिस जो है वो दर्ज कर लेती है। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ें बाद में आती हैं कि आया जो पुलिस है वो मुलजमान जो मुलजम पार्टी आया वो उसका साथ दे रही है या किस तरह कर रही है, क्योंकि ये तो मफरूज़े की बुनियाद पर हम बाद में हम उसको कह सकते हैं कि पुलिस की जानिब से जो FIR का अंदराज है वो ठीक तरीके से नहीं किया गया। बल्कि यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा केस हुआ था, अभी वो मुख्तलिफ अदालतों के अंदर है, वो शेख दानिश वाला, और वहाँ पर भी बाद ना वो तैयब भाई ने बल्कि वो स्टोरी की थी कि पुलिस की जानिब से दफ़ात का कोई जो इशू है वो आया था और बाद ना उसमें नई जो दफ़ात हैं वो शामिल की गई थी। तो अमूमन यहाँ से जितने भी बुकला से बात होती है तो इस हवाले से वो यही कहते हैं कि जो ज़्यादती के इस तरह के केसेस होते हैं उसमें जो, क्योंकि अब तो मीडिया का प्रेशर भी होता है तो इस तरह के केसेस जो है वो हाईलाइट भी जो है वो जल्दी हो जाते हैं। तो शायद प्रेशर के बायस जो पुलिस है उसकी जानिब से मुकदमा तो जो है वो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अगर दूसरी पार्टी के ताल्लुकात अच्छे हैं या किसी भी बुनियाद पर अगर पुलिस उनको फेवर देना चाह रही है तो वो FIR के अंदर उसके मतन के अंदर या दफात के अंदर जो है वो किसी तरह से उनको फेवर देती है, ताकि कल कल को जब इस केस का ट्रायल होगा तो उसको किसी ना किसी तरह से जो फेवर है वो मिल जाए। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये सिस्टम आज से नहीं काफ़ी देर से जारी है। तेब साहब, कितने ऑफिसर्स हैं हमारे शहर में जो कि अपनी ड्यूटीज़ जैसे हलफ लेते हैं उस तरह से ऐसा अंदाज में निभा रहे हैं? सॉरी हनान, बात पता क्या है, ऑफिसर्स अपने तय तमाम ही ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी करें और लोगों को रिलीफ मिले, लेकिन उनके हाथ बंधे हैं, उनके पास रिसोर्सेज उतने नहीं है, उनके पास स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। अभी हमारे 2 ऑफिसर्स की मैं बात करूंगा जो भी रिसेंटली हमारी पोस्टिंग हुई है, SSP ऑपरेशंस हैं डॉक्टर रिजवान साहब और SSP इन्वेस्टिगेशन खालिद रशीद। अब देखें, इंपॉर्टेंट 3 सीटें हैं ये, जो पुलिस ऑर्डर 2002 है उसमें तमाम फील्ड वर्क SSP ऑपरेशंस का है, तमाम इन्वेस्टिगेशन वर्क SSP इन्वेस्टिगेशन का है। CPO की सीट तो सुपरविजन इसी सीट है पुलिस ऑर्डर के तहत। अब डॉक्टर रिजवान साहब 3, 4, 5 बार DPO लगे रहे हैं, अब उनको अचानक ऑपरेशन लगा दिया, और मुझे लगता है, ये मेरी परसेप्शन है कि इस बात का उनको बड़ा गुस्सा है, उन्होंने बड़ा माइंड किया है। वो सारा गुस्सा उनका निचली सतह पे निकलता है, DSPs पे, SHOs पे। वो जिस तरह रैश उनसे बात करते हैं, जिस तरह उनका बिहेव है, पुलिस काम नहीं कर पा रही उनके बिहेव की वजह से। अगर उनको DPO नहीं लगाया, ऑपरेशन लगा दिया, तो उनमें इनका कसूर कोई नहीं है, वो हाई अप्स का कसूर समझने का कसूर लगता है इनको। दूसरी बात, अब यहाँ अहम तरीन बात आपको बताने लगा हूँ, SSP इन्वेस्टिगेशन खालिद रशीद साहब। हनान, इन्वेस्टिगेशन जो SSP हैं, तमाम डिविजनल SPs उनके मतहत हैं, SP CIA भी उनके मतहत है, SP एडमिन भी उनके नीचे है। लेकिन जुल्म देखें फैसलाबाद के साथ, सबसे जूनियर तरीन SP को SSP इन्वेस्टिगेशन लगा दिया गया, और जो जितने हमारे फैसलाबाद के डिविजनल SPs हैं वो तमाम इनसे सीनियर हैं। अब आप देखें, SSP इन्वेस्टिगेशन अपने सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग कैसे बुलाएंगे, उनको अहकामात कैसे पास करेंगे। अगर कोई मरासला को लेटर लिखेंगे टाउन SP को, वो क्यों उनकी बात मानेगा, जबकि जूनियर ऑफिसर सीनियर को डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। मैं देखिए, ये बहुत बड़ा, ये पहली बार मैंने देखा है कि तमाम SPs का जूनियर SPs उनके ऊपर बाईपास किया गया। देखा नहीं गया, जब बायदी साहब की ने पोस्टिंग की शायद उनको ये बात पुटअप नहीं की गई, रवानी में वो लग गया। अब उस वजह से क्या हो रहा है, अभी तक SSP इन्वेस्टिगेशन ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई,
कैसे बुलाएंगे, अपने ऑफिसर्स को कैसे बुलाएंगे और मीटिंग कैसे चेयर करेंगे। जी आप ये बात माने, कोई नहीं मानेगा, मान भी लेंगे उस स्पीड से नहीं मानेंगे। तो पोस्टिंग ऑफिसर की करते वक्त मैं समझता हूं कि जो एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच है आईजी ऑफिस की, उनको ये चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए कि पहले जो एसपी लगे हैं उनका सीनियर ही उन पर लगाया जाए, ना कि जूनियर लगाया जाए। अब अल्टीमेटली एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी आईओ को कहते हैं कि ये काम करो, टाउन एसपी कहता है नहीं करना, टाउन एसपी उसका सीनियर, उससे भी सीनियर है। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी सोचता है कि मेरा बराह रास्त ऑफिसर है टाउन एसपी और वो मेरे ओवरऑल जो ऑफिसर है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन उससे सीनियर है, तो मैं उसकी बात ही मानूंगा, उसकी क्यों मानूं। ये बड़े मसाइल हमारे फैसलाबाद में पैदा तो अल्टीमेटली इसका भुगतना तो अवाम को ही पड़ना है अल्टीमेटली। तो आप क्या समझते हैं इसके ऊपर फौरी तौर पे उनका ट्रांसफर होना चाहिए? मैं नहीं कहता ना ट्रांसफर होना चाहिए, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, ये हाई अप्स का देखना काम है, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये बड़ी क्रूशल भी है इस मामले में। क्या कानून के मुताबिक ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून के मुताबिक तो देखें, अगर आपके 5 डिविजनल एसपीज लगे हैं, आपने उनका सीनियर ऑफिसर उनके ऊपर लगाना है, क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स है। सीट जो देखेंगे सबसे पहले वो ये देखेंगे कि हम फलां बैच के हैं, ये हमसे 6 साल जूनियर है। अब जितने एसपी लगे हैं ना, उनको एसपी हुए 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, और जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है उनको शायद 1 साल पूरा हुआ है अभी एसपी हुए। सुपरसीड हुए हैं, और नहीं सुपरसीड नहीं हुए, वो अब रूटीन में ये हुए हैं, लेकिन उनसे वो जूनियर हैं। अच्छा, वो सीएसपीज हैं, वो रैंकर भी हैं, इस लिहाज से भी अब वो बराह रास्त सीएसपी आए हैं, वो एसपी हुए भी उनको 4-4 साल हो गए हैं, ये नीचे से ऊपर आए हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ऑफिसर्स इस मामले पे आपस में बड़े डिसहार्ट हैं कि देखें हमारा जूनियर तरीन ऑफिसर हमारे ऊपर लगा दिया गया है, अब कैसे वो उनके अहकामात मानेंगे? नहीं मानते तब भी गलत है, डिसिप्लिन फोर्स है। मानते हैं, कल को कानून में कोई चीज हुक्म ऐसा निकल आएगा कि एक जूनियर ऑफिसर ने एक एसपी को हुक्म दिया, उसने कैसे मान लिया, ये बहुत सारी मैं समझता हूं चीजें हैं। तो पोस्टिंग ट्रांसफर करने में ये चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए कि अल्टीमेटली पब्लिक का ही नुकसान होगा। जूनियर ऑफिसर्स अपने ऑफिसर के अहकाम नहीं मानेंगे तो पब्लिक का नुकसान है, अगर मान लेंगे कल को शायद कोई लीगल ऐसी सिचुएशन आ जाए तब भी पब्लिक का ही नुकसान होगा। तैयब साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स जो है ये कितना नुकसान देती है इदारे को? अच्छा हनान, पुलिस में ये बहुत कम है। उसकी वजह देखें, लाइक डिसलाइक हर जगह होता है। ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जिनको आने वाला सीपीओ को नहीं वो लाइक करते होंगे कि यार ये सख्त है, हमारे मिजाज के खिलाफ है, लेकिन उबेग जरूर करना है उन्होंने। डिसिप्लिन फोर्स आप देखें, हर डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा कि उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया मुतालबात के लिए, पुलिस कभी नहीं करेगी। हालांकि जितने मसाइल पुलिस डिपार्टमेंट के हैं शायद ही किसी डिपार्टमेंट के हों। स्ट्रेंथ इनके पास कम, अलाउंसेज इनके पास कम, रिसोर्सेज इनके पास कम, और बर्डन ज़्यादा, ओवरलोडेड, ओवर बर्डनड, हर जगह पे पुलिस पिसती है। उसके बावजूद ये आज तक एहतजाज नहीं करेंगे अपने हक के लिए। ये डिसिप्लिन फोर्स है। अच्छा हनान, हमने देखे तब से हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं पुलिस को, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा को काम कर रहा है तो पुलिस कर रही है। बिल्कुल 100 मसाइल हैं पुलिस के, लोगों को 1 लाख उनसे गिले होंगे, लेकिन अल्टीमेटली इंसाफ पुलिस ही लेकर देगी। देर से दे दे, मुश्किल से दे दे, पुलिस ही काम करेगी। अगर आज भी लोग महफूज हैं घरों में तो उनके कुछ ना कुछ सुकून यही है कि हमारी पुलिस काम कर रही है। अगर टोटल पुलिस एतमाद उठ जाए तो यहाँ तो जंगल का कानून बन जाए। बिल्कुल, जंगल का कानून तो बनेगा ही बनेगा, और इसके साथ एक एतमाद जो अवाम का बहाल है ना पुलिस के ऊपर, वो भी उठता हुआ नजर आएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब, जैसे कि आपको पता है कि सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है। सेकंड हाफ के अंदर हमारी कोशिश होती है कि आम पब्लिक जो कि हमारे स्पेशल सेगमेंट का वेट कर रही होती है, उनको जो रेट्स होते हैं, हम मुख्तलिफ अशिया खुरनोश के, फ्रूट्स हों, सब्जियां हों, गोश्त हो, इन तमाम तरह की सूरत हाल के हवाले से आइंदा आने वाले 24 घंटों के लिए आगाह करते हैं। मार्केट कमेटी की तरफ से सुबह सुबह जो है लिस्ट पब्लिश कर दी जाती है इसकी। तो आज क्या रेट्स होंगे इन तमाम चीज़ों के, देखते हैं आज के भाव में। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की गई है, गुज़श्ता रोज की निस्बत क्या उतार चढ़ाव रेट्स में? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज हफ्ते की रेट लिस्ट जो जारी कर दी गई है। मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट के मुताबिक अगर आज की ब्रायलर
सब्जियों में उतार चढ़ाव है, जबकि फल मुस्तहकम दिखाई देते हैं। अदरक थाईलैंड 10 रुपये में सस्ता हुआ है 740 से 730 का। लहसुन चाइना 5 रुपये सस्ता हुआ है 350 से 345। लहसुन देसी सुर्ख 10 रुपये सस्ता हुआ है 340 से 330। करेला 15 रुपये सस्ता हुआ है 105 से 90 रुपये किलो। घिया कद्दू 6 रुपये महंगे हुए हैं 36 से 42। बैंगन 4 रुपये महंगे हुए हैं 36 से 40। गाजर चाइना 5 रुपये सस्ती हुई है 80 से 75 रुपये किलो। भिंडी तोरी 10 रुपये महंगी हुई है 90 से 100 रुपये किलो। अरवी 20 रुपये सस्ती हुई है 230 से 210 रुपये किलो। सेब काला कुल्लू 340 पे है। सेब सफ़ेद 220 पे है। केला 360 रुपये दर्जन पे है। फालसा 130 रुपये पे है। खरबूजा 90 रुपये किलो है। आड़ू 110 रुपये किलो है। तरबूज 5 रुपये सस्ता हुआ है 45 रुपये से 40 रुपये किलो। आम अनवरटोल 360 पे है। आम सिंदड़ी 200 रुपये है। आम लंगड़ा 110 है। आम दुसहरी 220 है, जबकि आम मालदा 130 रुपये किलो पे बरकरार है। सब्जियां तो आज कुछ जो है वो मुस्तहकम, कुछ सस्ती हुई हैं तो कुछ महंगी, जबकि फल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। और सस्ता प्रोटीन सस्ता नहीं, नाम का सस्ता लेकिन दाम का बहुत महंगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और हम बात करें महंगाई की, तो महंगाई जो है वो बड़ी फ्लक्चुएट हो रही है, बड़ी पीक्स उसकी अनस्टेबल दिखाई देती हैं, कभी हाई हो जाती हैं, कभी लो तो बहुत कम होती हैं, लेकिन हाई जो है वो ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं जनाब, ख़वातीन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ख़वातीन का हर चेहरा जो है वो बड़ा ही खूबसूरत है, चाहे वो बेटी का हो, बहन का हो, माँ का हो रुतबा, या फिर इसके अलावा बीवी का हो, हर रुतबे के अंदर जो है वो बड़ी खूबसूरत है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे मुआशरे के अंदर उनकी नुमाइंदगी क्या है, इस हवाले से आज ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी के तनासुब के लिहाज से देखा जाए 52% जो है वो ख़वातीन की आबादी कंसीडर की जाती है। और खेलों के अंदर अगर देखा जाए तो खेलों के अंदर भी मर्द ज़्यादातर आगे आते हैं, लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे मुआशरा हमारा तब्दील हो रहा है, ख़वातीन भी नुमाइंदगी खेलों के अंदर करती नज़र आ रही हैं। हमारे स्पेशली फैसलाबाद की बात की जाए तो बड़ी खुशी महसूस होती है बाज़ जब हम अपने शोज़ के अंदर ऐसी पर्सनैलिटीज़ को, ऐसी ख़वातीन को बुलाते हैं जो कि मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ना सिर्फ इनसाइड द कंट्री बल्कि आउटसाइड द कंट्री भी इंटरनेशनल लेवल पे जाके बहुत सारी ख़वातीन खेलती हैं, ना सिर्फ खेलती है बल्कि मेडल्स भी लेके आई हैं। और इसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आज कुछ गेस्ट हैं जिनको हमने आज अपने शो के अंदर मदऊ किया है। तारुफ मैं आपके साथ करवा दूं, हमारे साथ उज़्मा मौजूद होंगी जो कि उज़्मा आज़म नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ मिल्हान इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद होंगी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, रनर भी हैं, तो आपको भी वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो पहले उज़्मा की तरफ चलते हैं, उज़्मा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। उज़्मा, ख़वातीन को नाजुक समझा जाता है और ये कहा जाता है कि बस ये जो छोटा मोटा काम है घर का ये कर लें, या हाउस वाइफ कंसिडर किया जाता है मोस्टली, लेकिन आजकल अगर देखा जाए हर शोबे के अंदर ख़वातीन अपनी नुमाइंदगी देती नज़र आ रही हैं, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हों, जॉब होल्डर्स हों, या इसके साथ साथ अब स्पोर्ट्स में भी आपका भी एक नुमाया नाम है, क्योंकि हैमर थ्रो करती हैं और मेरा ख्याल है ये कोई आसान काम नहीं, इसके लिए अच्छे डोले शोले चाहिए होते हैं, जान शान चाहिए होती है। और उज़्मा, आप किस तरह से इसकी तरफ आई और अपनी जर्नी के हवाले से बताइए। मैं GCWUF मदीना टाउन से बिलोंग करती हूँ। हमारी एक्चुअली मैम हमीदा अयूब हैं और जो हमारी वाइस चांसलर हैं रबीना फ़ारूक, उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे खड़ी हुई हूँ। उन्होंने मुझे प्रमोट किया, मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे प्रमोट किया कि आप आगे जाके तो ये करें, मतलब कि आप गेम में आ सकती हैं। तो मेरे कोच सर सलीम, जिनकी पास मैं ट्रेनिंग करती हूँ, जो उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी ने हायर किए हुए थे, तो उनके पास मैं ट्रेनिंग करती रही। मेरा ये सेशन 3 साल का रहा कि और अच्छा 3 साल का रहा। 3 साल के इस लंबे अरसे में आपने जब स्टार्ट लिया तो किस तरह से सोचा कि आप हैमर थ्रो की तरफ ही जाएंगी? ये दरअसल मैंने नहीं सोचा, ये मेरे कोच ने सोचा। आपकी एबिलिटी जो होती है ना, आपके अंदर वाली जो चीज़ होती है वो आपके कोच सोचती हैं, आप नहीं सोच सकते कि आप में क्या खामियां है, क्या खासियत है आपके अंदर, वो आपके कोच सोचते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये करो और मैंने मेहनत की और मैं इस मुकाम पे आज खड़ी हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने मतलब कि इस मुकाम पे मुझे पहुंचाया। अच्छा, जब हैमर थ्रो का उन्होंने कहा कि आप ये खेलो, ये बड़ा जान वाला काम होता है, आसान काम नहीं है, तो आपने एक पल के लिए सोचा नहीं कि बॉक्सिंग, रनिंग या ऐसे कोई इसी गेम की तरफ चले गए? नहीं, सोचा था, लेकिन ये था कि उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं थी, मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, किसी गेम के अंदर नहीं थी। यूनिवर्सिटी में आके मुझे हुआ कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ थी मेरे अंदर, एक पैशन था, एक शौक़ था मुझे कि मैं कुछ करूं, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं।
तो वो फिर बस आहिस्ता आहिस्ता करती गई तो स्टेप बाय स्टेप इस मुकाम पे पहुंच गए। ठीक है, क्या ट्रेनिंग होती थी रोजाना हैमर थ्रो के अंदर? फिटनेस सबसे ज़रूरी है हमारी। हमारे कोच हमें गर्मियों के सीज़न में फ़िटनेस करवाते हैं बहुत ज़्यादा ना, तो वो होती थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने टेक्निक वगैरह बहुत की है, क्योंकि हैमर थ्रो का काम ही टेक्निक पे है, तो उन्होंने वो टेक्निक करवाते थे मुझे। और यानी आपके कहने का मकसद है जान से ज़्यादा टेक्निक ज़रूरी है? फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आपकी फिटनेस होगी तो आप कुछ कर सकेंगे, अगर आपकी फिटनेस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। फिटनेस कैसे इंप्रूव करते हैं? फिटनेस रनिंग पे, हडल्स पे और कोऑर्डिनेशन वगैरह, जंपिंग वगैरह पे, तो उस तरीके से हमारी फिटनेस होती है। रोजाना कितनी देर ट्रेनिंग करते हैं? रोजाना सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक हमारी ट्रेनिंग होती है। 9 बजे से लेके 2 बजे तक 5 घंटे ट्रेनिंग चलती है जनाब आपकी। तो इतने कड़क धूप के अंदर ट्रेनिंग आप कर रहे होते हैं, चक्कर वक्कर नहीं आते आप? नहीं, अब तो आदत हो गई है हमें दरअसल इस चीज़ की कि हम लोग इस तरह ट्रेनिंग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और हमें उसका मतलब कि उसको कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है और मेहनत का फल भी मीठा होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मिलान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। रनर जो होता है ना जनाब, उसकी टांगों में बड़ी पावर होती है और प्रैक्टिस भी उसको ज्यादा करनी पड़ती है, और दौड़ने से तो वैसे ही बंदा हाँफने लग जाता है। आप कितनी देर ट्रेनिंग करती हैं और कैसे रनिंग की तरफ आए? माशाल्लाह मुझे तो तकरीबन हो गए 10 साल हो गए हैं मतलब ना इस चीज़ के। लेकिन माशाल्लाह मैंने ना नेशनल के लिए ना, तो पहले स्कूल खेला, उसके बाद मैंने कॉलेज खेला, ठीक है। कॉलेज के बाद उसके पंजाब खेला मैंने, पंजाब के बाद मैंने माशाल्लाह नेशनल जो है नेशनल गेम्स, पहले नेशनल चैम्पियनशिप मैंने खेला, उसमें माशाल्लाह मेरा गोल्ड था। और अब नेशनल गेम्स हुई है कोयटा में, उसमें मैंने माशाल्लाह 2 गोल्ड लिए हैं और 1 सिल्वर मैंने मेडल लिया उसमें से। तो ये काफ़ी मतलब मेरे लिए बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने इतनी ज़्यादा इज्जत दी है मुझे कोयटा में। तो अब मेरा नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह इंटरनेशनल के लिए जाऊँ, अब मेरे बस यही ख्वाब है। क्या बात है। तो कभी कंपेयर किया अपने आप को इंटरनेशनल प्लेयर से, यार ये कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर 200 मीटर 300 या 400 मीटर का ड्यूरेशन तय करते हैं, तो क्या आप हाँ जी, कर अगर पाएंगे? वो कर सकते तो सारी सी बात है हम लोग भी कर सकते हैं। ये मेहनत पे है ना, जितनी ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा फिर हम लोग मतलब कंपटीशन करने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह कि मेरा यही ख्वाब है कि मैं इंशाल्लाह इंटरनेशनल दूसरों के साथ, जो हमारे साथ वाली लड़कियां उनके साथ मैं कंपटीशन करूं, और इंशाल्लाह इंटरनेशनल का बस ये मेरा यही ख्वाब है। क्या क्या सहूलियत चाहिए होती हैं आपको रनिंग में आगे आने के लिए? मतलब इसके लिए भी मतलब कि फिटनेस वगैरह, मतलब कि ज़्यादा हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ना फिटनेस वगैरह, ताकि मसल जो है हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि हमें रनिंग में इतना मसला ना बने। तो मतलब हमारे लिए फिटनेस, जिम वगैरह इस तरह की चीज़ें ना बहुत मतलब मायने रखती हैं। ठीक है। मतलब कोई भी इवेंट हो ना, अगर फिटनेस होगी ना तो हम कोई भी इवेंट खेल सकते हैं। ठीक है। फिटनेस आप कैसे इंप्रूव करती हैं? रोजाना की क्या एक्टिविटीज हैं आपकी, कितनी देर? तो रोजाना की मतलब यही होता है, हम जब फिटनेस सीजन होता है ना हमारा, मतलब जून जुलाई अगस्त, ये 3-4 माह होते हैं ना हमारे लिए, ये हमारे फिटनेस में ही होता है। मतलब होता तो गर्मी में ही है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, लेकिन अब तो आदत सी हो गई है। तो गर्मी में हम लोग फर्स्ट टाइम ही हम लोग करते हैं, उसमें जंपिंग वगैरह, ज़्यादातर रनिंग होती है हमारी, रनिंग होगी, फटलक होगी, इस तरह की चीज़ें ना, ताकि ये जो मसल्स है ना, ग्लूट मसल, ताकि हमारे स्ट्रॉन्ग बन सकें। उसके बाद जंपिंग वगैरह, हर्डल जंपिंग, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो डाइट का क्या प्रोसेस होता है? आप डाइट कौन कौन सी लेते हैं? डाइट तो डाइट पे हंस रही है जनाब, मुझे लगता है डाइट तो सब कुछ बहुत खाती लेनी पड़ती है। क्या क्या लेते सारी हैं? सी बात है, डाइट लेंगे तो अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। अगर हाँ, तो डाइट में क्या क्या होता है? डाइट में यही होता है कीमा वगैरह, मतलब कि मटन वगैरह, इस तरह मौज की लगी चीजें। बाबा जी। हाँ जी अंडे वगैरह, इस तरह दूध हो गया, इस तरह की चीजें ज्यादा। अच्छा, ये आपने गले में मेडल्स पहने हुए हैं, कौन कौन सा मेडल है और कहाँ कहाँ से विन किया है? ये मेरा है 100 रिले में है, गोल्ड है। और ये हैप्थलॉन इवेंट है, उसमें 7 इवेंट होते हैं। जो हैप्थलॉन इवेंट होता है ना, उसमें होता है 100 हर्डल्स होती है और 200 मीटर होती है, आप जंप कर करके हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, जैवलिन थ्रो होता है और शॉर्ट पुट होता है, और 800 मीटर होती है। ये 7 इवेंट करके ना, उनमें से 1 मेडल मिलता है, जिसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं ना वो मतलब विनर हो जाता है। उसमें भी आपने? हाँ जी, उसमें मैंने 7 इवेंट खेले हैं, ठीक है। उनमें सारे पॉइंट अकाउंट करके उनमें से मैंने ये गोल्ड ली है। क्या बात है जनाब। और 200 मीटर है, ये 200 मीटर का मैंने ये सिल्वर हुई हूँ। ठीक है। इसका मैंने अपना बेस्ट टाइम किया है।
किसी डिपार्टमेंट की तरफ से खेल रहे हैं आप? हाँ जी, वापडा की तरफ से। वापडा की तरफ से सहूलियात जो दी जाती हैं इनफ है? सहूलियात तो इतनी नहीं है, मतलब ये जो वगैरह ये जो सैलरी वगैरह देते हैं इससे डबल तो हमारा लग जाता है, कोई इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। हम लोग बेसिकली हम लोग शहीन एथलेटिक्स क्लब है ना, ये जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, इधर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। मतलब हमारे सर ही हैं जो हमारे लिए मतलब कि इतना कुछ करते हैं। आपकी जो डाइट प्लान होता है, डाइट इस्तेमाल करना, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आता है, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भी चीज़ें चाहिए होती हैं, ये सारे खर्चे आप खुद उठाती हैं या डिपार्टमेंट? नहीं, डिपार्टमेंट तो नहीं, हम लोग खुद ही उठाते हैं ये सारे खर्चे। बस वो जो तनख्वाह मिली हाँ जी, उसी बस में से? उसी में मतलब तो डबल ही हो जाता से है, ट्रिपल खर्चा आ जाता होगा। हाँ जी। अभी ये मतलब कि नेशनल गेम्स हुई है, उसमें उन्होंने कोई प्राइज वगैरह ऐसी चीज़ नहीं दी है, ना कोई सनतें वगैरह दी हैं। कितने मेडल्स आपने हासिल किए? कभी डीएसओ या कमिश्नर फैसलाबाद से आपने मुलाकात की हो, उनको अपने मसाइल से आगाह किया हो? नहीं, अभी तो किसी तो से। कोशिश करें ना, जब आप हरकत करेंगे तो बरकत आएगी ना। जी देखिए, वापडा ने अनाउंस तो किया है प्राइज, अब देखें देते हैं नहीं। पिछली बार भी चैंपियनशिप जो हुई है नवंबर में, उसमें वापडा ने अनाउंस किया था, तो उसमें मैं माशाल्लाह मेरे 2 गोल्ड थे, 2 सिल्वर मतलब के मेडल थे, तो उन्होंने मतलब प्राइज अनाउंस किया था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया हमें ना, अभी तक नहीं दिया कि हमारे पास बजट नहीं है, वापडा वाले कह रहे थे। तो बस ऐसे ही कराते कराते हम नेशनल गेम्स आ गए, इसका भी उन्होंने अनाउंस किया है, अब देखो अब देते हैं या नहीं देते। सेहतमंद माशरा कितना ज़रूरी है? सेहतमंद माशरे के अंदर खेलें कितनी ज़रूरी हैं? सेहतमंद माशरे में खेलें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे फैसलाबाद में तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है ना, मतलब आधी से ज़्यादा लड़कियां, जब कोयटा हम लोग गए ना नेशनल के लिए, आधी से ज़्यादा लड़कियां हमारी फैसलाबाद की थी। अच्छा। सोचे कि इतना ज़्यादा मतलब फैसलाबाद में टैलेंट है कि हर एक लड़की के पास मेडल था। क्या बात है जनाब, फैसलाबाद की मट्टी जो है इस हवाले से बड़ी जरखेज है। उसमें आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि फैसलाबाद जो है इसमें बहुत ज़्यादा लड़कियां इस तरह की जो आगे गई हैं और इनको आगे जाना भी चाहिए, और बाकी जो घर में बैठी हुई हैं और मेरे टिपिकल लोग हैं कि जो अपनी बेटियों को बच्चियों को बाहर नहीं निकलने देते, कि उनको ट्रस्ट नहीं होता अपने बच्चों पे, तो ये मेरे ख्याल से इनको करना चाहिए ताकि ये खेलों के मैदान में आगे आएँ और नेशनल इंटरनेशनल हो, पाकिस्तान कलर मिले। किसका ख्वाब नहीं होता कि उसको पाकिस्तान कलर मिले, तो हर एक का ख्वाब होता है। वैसे ये होता है ना कि शुरुआत में हर्डल्स होती हैं, लेकिन जब आप मेडल्स वगैरह जीत लेते हैं, नाम बन जाता है, फिर कहा जाए ये तो मेरी कजन है, ये तो मेरा दोस्त है, ऐसे ही होता है। ठीक है ना। वही लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं पहले, बाद में वही दोस्त जो है वो आपको हौसला अफजाई कर रहे हैं। ऐसे ही होता है। मुझे तो मेरी लाइफ में तो बहुत हर्डल्स आई हैं, मैं आपको सही कहती हूँ। मेरी जो डाइट है, मेरा जो बाकी सारा कुछ है, मेरी सिस्टर बड़ी है मौसमा, उन्होंने मेरा सारा कुछ किया है और उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बकअप किया है। मेरे फादर का भी सपोर्ट था, मेरे घर वालों फैमिली में भी सपोर्ट है, लेकिन जो मेरी बहन का सपोर्ट था ना, मैं कहती हूँ किसी का सपोर्ट नहीं था घर की तरफ से। बाकी जो कोच का था और जो मैम लोगों का था वो तो था ही था, लेकिन जो मेरे घर से सपोर्ट था वो मेरी सिस्टर का सपोर्ट था। और जब आज इस मुकाम पे हैं, और वो सबसे ज्यादा खुश वो है, आज उसी ने मुझे बोला कि नहीं तुम गिव अप नहीं करोगी, तुम करोगी, तुम कर सकती हो, और वही काम किया कि मैं कर रही हूँ और करती रहूंगी इंशाल्लाह। और देखें आज आपने जोन सा पहना है वो उसके मेडल के हवाले से भी हमें बताएंगे। ये गोल्ड मेडल है, ये मुझे 34 नेशनल चैंपियनशिप में मिला था, मतलब कि गेम्स में मिला है। इससे पहले मतलब कि मैं जबकि गेम्स में आई हूँ तो मैं रिकॉर्ड ही कर रही हूँ, मतलब कि पहले यूनिवर्सिटी खेली थी, यूनिवर्सिटी की तरफ से HEC की तरफ से, तो मेरा तब भी वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद सेकंड यूनिवर्सिटी खेली तब भी रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद जो इससे पहले चैंपियनशिप हुई है नेशनल, उसमें मैं 4th हुई थी, उसमें मैं थोड़ा सा ना मेंटली डिस्टर्ब थी, तो इस वजह से कंपटीशन था ना, तो हाँ इतना बड़ा कंपटीशन में फर्स्ट टाइम खेला ना, तो ज़रा वो हो गई थी, नर्वस हो गई थी, तो वो मैं 4th हो गई। लेकिन इस दफ़ा था कि मेरे कोच ने मुझे कहा नहीं तुम सबसे अच्छी हो, तुम कर सकती हो। तो फिर तस्लीम ने मुझे समझाया और मुझे मतलब कि लाहौर भेज दिया कि वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करो, लोगों में उठो बैठोगी, तुम्हें पता होगा कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। और वैसे फिर मैंने वहाँ से फिर कोयटा गई हूँ, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो पिछले साल की चैंपियनशिप मतलब कि चैंपियन हुई है, कि मतलब कि उसकी जगह मैं खड़ी हूँ और मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मैं उसकी जगह खड़ी हूँ। ठीक है, तो अब पेरेंट्स को फ़ख्र होता है? बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है। वो तो इतने खुश हैं, जैसे मेरे वालिद हैं, वालदा नहीं है मेरी, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं इस मुकाम पे हूँ, और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह पाक उनको ऐसी खुशी रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर जब घर वाले खुश होते हैं ना, आपका मजीद मेहनत करने को दिल करता है कि यार मुल्क पाकिस्तान का नाम तो रोशन हो ही रहा है, मेरे घर वाले बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं। और हर पेरेंट की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, उसका मुस्तकबिल रोशन हो।
और रोशन मुस्तकबिल किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो डॉक्टरी की फील्ड में हो, इंजीनियरिंग की फील्ड में हो, आप स्पोर्ट्स के अंदर बड़ा नाम बना चुके हों, किसी और इंडस्ट्री, चाहे वो मीडिया हो, गायकी से आपका रिलेटेड हो, बच्चे का जो टैलेंट उसके अंदर मौजूद होता है ना, उसका फ्यूचर भी उसी में बनाने की कोशिश करें। और जब वो अपनी हॉबीज़ को, अपने टैलेंट को अपना फ्यूचर बना लेता है तो मेरा ख्याल है उसकी तरक्की को फिर कोई भी शख्स जो है वो नहीं रोक पाता। तो आपको क्या लगता था कि आप कभी स्पोर्ट्स वुमेन बनेंगी जब 9th-10th में थी या फिर पढ़ रही थी इनिशियल स्टेज के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं 4th सेमेस्टर में आई थी अपने कोच के पास ना, तो उन्होंने मुझ में ये मतलब कि शौक पैदा किया कि तुम कुछ कर सकती हो, तुम करो। वो बस करवाते गए और मैं करती गई। उनके फैसले होते हैं, मतलब कि उन्होंने बोला ये करना है तो मैंने करना है ये चीज़, और करते करते आज इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत बचपन में क्या सोचा था बड़े होके क्या बनेंगे? बचपन में सोचा था कि आर्मी ज्वाइन करूंगी, लेकिन बस बोल था मैं डॉक्टर बनूंगा। तो लेकिन ये था कि बस जहाँ पे अल्लाह चाहे वहाँ पे रखे। अल्लाह ताला ने जिस जगह पे लिख दी है आपकी, आपने जाना होता है, बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आप मेहनत करें। जब आप मेहनत करते हैं ना किसी भी चीज़ को पाने के लिए, तो यकीन जानिए वो मेहनत दुनिया काउंट करे ना करे, कहीं पे अकाउंट हो रही हो या ना रही हो, अल्लाह ताला उस चीज़ के गवाह होते हैं। और जब किसी जगह पे बैठ के आप कोई काम कर रहे होते हैं, कोई ना भी देख रहा हो, जैसे स्क्रीन पे अब चल भी रहा है कि एक लड़की मेहनत कर रही है एक खाली कमरे के अंदर, तो इसको अगर कोई नहीं भी देख रहा ना, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात देख रही होती है कि ये किस कदर मेहनत कर रहा है या कर रही है, और आने वाले दिनों के अंदर इसका फल इसको किस तरह से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ने डिसाइड करनी होती है। इंसान का काम ये होता है कि वो मेहनत करे और जो मौके रब्बे करीम की तरफ से उसे दिए जाते हैं उसे अवेल करे। तो बस मैं यही कहूँगा कि जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग हमें टीवी पे देख रहे हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं, तो आप इस चीज़ को पॉजिटिव लें। और मौजूदा हालात तो बुरे रहते ही हैं, हुनरमंदी यही होती है कि आप उन बुरे हालात में भी कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाल लें जिससे आपकी तरक्की का सफ़र जो है वो ना रुक सके। कोशिश करें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। रब्बे करीम की ज़ात सबको सुकून जो है वो दे। तो हमारे साथ मिलान भी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मिलान, आपको किस किस्म के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा इनिशियल स्टेजेस के ऊपर? मतलब घर की तरफ से उज़मा बता रही थी ना कि इनको थोड़ा प्रेशर रहा फिर स्टार्ट में सिस्टम में। मेरे घर से मतलब प्रेशर तो इतना नहीं था, ये कि हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना। तो मतलब जब स्कूल लेवल से मतलब ये जुनून था ना, जब जैसे स्कूल के बच्चे निकालते हैं गेम्स के लिए, तो एक शौक पैदा था लड़कियों को देख के कि हाँ कि मैं भी भाग सकती हूँ, बस ऐसे कभी इधर भाग ली कभी उधर। तो फिर ऐसे ही ना मतलब शौक पैदा हो गया, भागना शुरू हो गया, भागना शुरू कर दिया। तो घर वालों से मतलब स्पोर्ट तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इतना हम लोग वो डाइट वगैरह का इतना नहीं कर सकते। लेकिन हमारे साथ सलीम ने हमारा बहुत साथ दिया है, उन्होंने हमारे डाइट का बहुत ख्याल रखा है, हमें शूज़ ला के देते थे, हर चीज़ किट वगैरह मतलब वही करते थे। आप जैसे हर्डल्स का बता रहे थे, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करता है तो वो ज्यादा हर्डल्स क्रॉस नहीं कर पाता बंदा। कभी हुआ है कि आप गिरे हो, इंजरी हो? हाँ जी, बहुत दफा गिर के खड़े हो। चलें, इस पे भी मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मिल्हान हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक से पहले उनसे डिस्कशन चल रही थी। मिल्हान, आप हर्डल्स के हवाले से बता रहे थे। हाँ जी, ये कि हर्डल्स तो बहुत ज़्यादा ही, जैसे आपको बताया कि हम मतलब कि घर वाले नहीं इतना अफोर्ड कर सकते थे, तो हमारे सर सलीम है जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया। ठीक है, हमारे लिए डाइट का भी मतलब शूज़ वगैरह किट वगैरह वही हमें ला के देते थे कि इतना उन्होंने मतलब हमारे लिए इतनी एफर्ट की। अगर इस मुकाम पर अगर हम हैं तो हमारे अपने सर की वजह से हैं, हमारे सर सलीम की वजह से, कि उन्होंने हमारे पे इतनी मेहनत की। हालांकि वो अभी बीमार हैं, अब शुक्र अल्लाह का काफ़ी बेहतर है, लेकिन बीमार की हालत में हमें ट्रेनिंग करवाने आते थे धूप में। क्या बात है। और ये ट्रेनिंग जो मैं देख रहा हूँ मिल्हान जी, आप हो ना स्क्रीन के ऊपर जो चल रहे हैं हाँ इस वक्त, ये किस तरह से डंबल शंबल उठा लेते हो? और मतलब लड़के ये काम करते हैं, जिम में जाना होता है ना, तो मैं भी अक्सर ज्यादा बड़ा दिल मार के ये सारे काम करने पड़ते हैं, और आप तेजी से लगे हैं। ये कैसे वजन उठाना, फिर ट्रेनिंग के लिए भाग दौड़? ये हमारी फिटनेस ही हमारे सर ने मतलब कि इतनी अच्छी बनाई हुई है ताकि हम इतना महसूस नहीं होता है मतलब ये वेट वगैरह उठाना ना, तो शुक्र अल्लाह का हो जाता है। हम खाते क्या हो सारा दिन? क्या क्या चीजें खाते हैं, नाश्ते से लेकर डिनर तक बताओ सारी चीजें।
नाश्ते में ये होता है मतलब बॉयल अंडे ले लिए, कितने? ठीक है, स्लाइस वगैरह 6, 7, 8? नहीं 6-7 ज़्यादा तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 4 इतने, हाँ चार जी, eggs। 4 से ठीक 5 है, और उसके साथ और स्लाइस वगैरह कितने? 4 अच्छा, 3 से 4। और क्या और ये लेते कि- हैं? योगर्ट, दही? नहीं दही वगैरह तो नहीं, कि रोटी बहुत खाते हैं हम लोग। रोटी बहुत खाते हाँ हैं? जी, रोटी बहुत खाते ठीक है, हैं। दोपहर में क्या लेते हैं? दोपहर में एक रोटी वगैरह, मतलब कि मतलब हफ्ते में हो गया, मतलब 2-3 दिन मतलब कीमा ले लिया हम लोगों ने, या मतलब पाए वगैरह इस तरह की चीज़ें ना वो खा लिए, ठीक है। और रात को भी मतलब ये बॉयल चावल ले लिए, उसके साथ मतलब कोई ऐसी चीज़ ले ली, तो ये बॉयल चावल भी अच्छे फ्रूट्स, होते हैं। जूसेस? फ्रूट भी, जूस तो मस्त है ना जूस तो मतलब कि डेली का हम लोग मतलब ट्रेनिंग के बाद हम लोग डेली मतलब पी के जाना, ताकि रिकवरी सा हमारी जूस हो जाए। उसमें ये थे आड़ू का जूस होता है, फालसा होता है। खून बना रहे हैं, पूरा खून बना रहे हैं। अच्छा, आड़ू का जूस, फालसे का, और हाँ जी, आड़ू और मतलब शेक वगैरह भी हम लोग पी लेते हैं। खुद मतलब बना के? हाँ जी, या बना घर में बना? तो जारी सी बात है, घर अच्छा। हो तो फिर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। अच्छा, खालिस दूध मिल जाता है आपको? नहीं, खालस तो इधर से नहीं मिलता, बस ठीक है, वो तो गांव में मिलता है ना, अब गांव से हम लेकिन गुजारा भी तो करना है ना, फिर उसी के साथ मिल्क हाँ शेक बना जी। के पी लेते होंगे। जी। तो बस रनिंग गुजारा। कितनी देर करती हैं रोजाना? रनिंग हमारी होती है बेसिकली मतलब कि 30 मिनट ना डेली। 30 मिनट भागती रहती हाँ हैं? जी, भागते रहना है। वॉक करना तो समझ में आता है, इतना स्टेमिना कि आप भागते रहते हो 30 हाँ मिनट। जी, मतलब कि यार ये हर्डल्स कैसे क्रॉस करते हो आप? इसके लिए तो काफी प्रैक्टिस चाहिए हाँ जी, होती वो है। मैं आपको बताया ना कि मसल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फिर तो बंदा हर काम कर लेता है। थाइज बड़ी स्ट्रांग चाहिए इस हाँ चीज जी, के लिए। thighs थाइज ये के अंदर चीज़ फिर है। पावर होती है, आप जब उछलते हैं हाँ तो जी। वो अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपको मुकम्मल तौर पे जो है वो पावर देती हाँ है। जी, पावर देता मुझे है। ये बताइएगा, कई दफा गिरे भी होंगे, इंजरीज हुई हाँ हैं जी, आपको? बहुत काफी दफा। एक बार तो मैं हाई जंप कर रही, तो ये मेरा शोल्डर मतलब गोश्त अंदर का ना ये फट गया था मेरा, और कभी घुटने में चोट लगी, कभी कहीं चोट लग गई, बस ऐसे ही गिर गिर के ही हम लोग बड़े हुए हैं। अच्छा, ये हमारे तो फिर साथ स्पोर्ट्स का हिस्सा होती है इंजरी वगैरह, तो ये तो भी जारी सी बात होती उज़मा है। से भी पूछते हैं। उज़मा, कितनी बार गिरे? मैं हर्डल्स करते हुए तो पहले तो मैं करती नहीं थी, लेकिन अब हर्डल्स भी करते हो आप? हाँ जी, जंपिंग वगैरह ना? जंपिंग वगैरह ना, फिटनेस तो में? फिर बस सर का थोड़ा सा होता है प्रेशर, उनके कहने पे फिर हम लोग हर्डल्स जंप भी करते हैं, और इनके साथ लग के मतलब रनिंग हम भी लोग करते हैं। एक ही मतलब क्लब कि से हम है लोग- ना, दोनों एक ही और- क्लब से है, और मतलब एक ही मतलब थ्रोवर training होने करते के हैं हम लोग। मुताबिक ना, मतलब कि 30 मिनट रनिंग कौन करवाता है थ्रोवर्स को तो हम लोग करते हैं वो भी जरूरी। चीजें ना, तो उनके साथ वो साथ फिटनेस के लिए फिटनेस होता के है। लिए सारा कुछ फिटनेस फिटनेस के के लिए लिए। अच्छा, रनिंग भी करते हो आप? जी, रनिंग भी होती तो है, फटलक रनिंग भी के होती बजाय है। आप हैमर थ्रो में आ गए? नहीं, रनिंग मतलब कि आपकी कैटेगरी होती है ना, मतलब कि आप थोड़े हेल्दी हैं, हाँ आप थोड़े पतले हैं, कि आप मतलब कि किस तरह उस हिसाब से वो आती आपकी है। जिसामत दोनों की तकरीबन सेम ही है। वो देखने में लगता है। देखने में लग रहा है ना, मतलब कि इसकी स्पीड का होता है फर्क, आपकी स्पीड कितनी ज्यादा है, कितना सारा हाँ, कुछ। बिजली की रफ्तार हाँ जी। मिल्हान में मौजूद है, और आप में ताकत ताकत मौजूद है। की ये दो चीजें हैं, ये फिर कोच ने डिसाइड करना होता है ना, कोच ने डिसाइड कि आप में कैपेबिलिटीज किस चीज की किस हैं, चीज़ उसमें की जाएं। आप जैसी बात है, कोच को पता होता है कि इसमें क्या मतलब कि ऐसी चीज है जो मतलब कि ये बंदा लोग तो कर बचपन सकता से कर रहे हैं, मैं तो अभी आई हूँ, मेरे 3 साल हुए हैं, ये लोग तो मेरे ख्याल से 8-9 हाँ, साल 10 साल ये हम तो लोग 10 साल से कर रहे हैं। उसमें वैसे लगता नहीं है कि हमारे यहाँ देखने को आए तो क्रिकेट बहुत फेमस खेल समझा जाता है, है। हाँ जी। दूसरे खेलों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी उसको दी जाती है। ये एक लम्हा फिक्रिया है हाँ हमारा। जी, ये लेकिन बहुत है। क्रिकेट में आप आगे नहीं आ सकते, क्योंकि अगली लड़कियां जाएंगे तो आप आएंगे, वो आगे वो आने ही नहीं देते ना, मतलब कि क्रिकेट में किया है, यानी 11वीं टैलेंट 12वीं में, हो तो फिर भी नहीं आ पाएगा। मतलब टैलेंट हो तब भी नहीं आप आगे जा सियासत ही सकते, बहुत बहुत ज्यादा कम होती है ना। सियासत। हाँ ना, मैं कहती ये हूँ हर सिफारिश बहुत डिपार्टमेंट ज्यादा होती है कि हर डिपार्टमेंट में आपको सियासत मिलेगी। हाँ जी। आप जिधर आप वापटा चले जाएं, आर्मी चले जाएं, HEC खेलने, मतलब कि हर आपको जगह हर सियासत जगह पे सियासत मिलेगी। मतलब कि मैं अब जो हूँ ना, मतलब कि जिस मुकाम पे भी हूँ, जैसे भी हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये इसमें मेरे गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब कि अगर वो मुझे प्रमोट ना करती, वो मुझे आगे तक ना लेके जाती, मैम फमीदा अयूब मुझे आगे मतलब कि इतना कुछ ना देती, मतलब ये ना करती, तो मैं, मेरे ख्याल से मैं इस मुकाम पे नहीं होती। तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और अपने कोच का, सर सलीम का, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा किया। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है उनको कुछ कहने के। क्या बात है जनाब। तो मिल्हान, आप क्या समझती हैं कि मौजूदा जो दौर चल रहा है, इसमें ख़वातीन जो इस फील्ड के अंदर आना चाहती है, उनके अलाउंसेस को बढ़ाने की ज़रूरत है? हाँ जी, जारी सी बात है, ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लड़कियां मतलब इतना टैलेंट होता है, लेकिन घर से मतलब इतना वो
मतलब जो रिश्तेदार होते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं, मतलब अपनी बच्चियों को नहीं भेजते हैं बाहर कि माहौल ठीक नहीं है, ये नहीं वो नहीं। लेकिन हम मेरी जो फैमिली है ना, मतलब हमारे जो मतलब रिश्तेदार हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, लेकिन माशाल्लाह हम इस फील्ड पे हो, माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हो, अब वो आते हैं शाबाश मतलब सारा उन्होंने लाइव देखा है शो, तो माशाल्लाह अब तो काफ़ी मतलब साथ देते हैं कि हाँ मतलब कि हम लोग गलत थे, ये वो, बस इस तरह की चीज़। ठीक हो गया। तो उस्मा, आप क्या कहेंगी, क्या अलाउंसेस होने चाहिए आपके माहवार? मैं तो अभी हायर एजुकेशन से हूँ, मुझे भी ये डिपार्टमेंट्स का नहीं पता जिसमें हमारे कोच कहेंगे हमने उसी डिपार्टमेंट में जाना है। अगर कभी ये डिपार्टमेंट्स आपको अप्रोच नहीं करते? करती है, वापस भी करती है, आर्मी भी करती है, लेकिन ये है कि अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी मेरा है कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। किस चीज़ में ग्रेजुएशन कर? मैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन कर ठीक रही है, हूँ। अपनी फील्ड से रिलेटेड ही जनाब स्टडीज भी जो है वो इसी चीज़ के अंदर कर रही हैं। तो क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? फ्यूचर प्लान्स अभी मैं जहाँ तक मुझे होता है कि बस अच्छी जॉब मिल जाए, वेल सेटल मतलब कि हो जाए हम लोग, और बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। मिलाना आपको कि नहीं लगता हमारे पास मतलब इतना हो ताकि हम लोग खुद से मतलब मैनेज, हर चीज़ हाँ, मैनेज मतलब कर अपनी कि फैमिली को सपोर्ट कर Support सकते कर हैं? हाँ जी, स्पोर्ट्स कर सकते हैं, मतलब बहन भाइयों को मतलब कि इस तरह सपोर्ट करते खवातीन को सिनफे नाजुक कहा जाता है, लेकिन आप तो मैं देख रहा था नाजुक weights भी नहीं उठा रहे हैं, ठीक है ना, और जंपिंग भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ और भी रनिंग भी हो रही है। तो किस तरह से फिर इन चीज़ों को आप मैनेज करते हैं? अब वो एक आदत सी हो गई है ना, आपको बताया तो है कि मतलब कि हमारी फिटनेस लेवल माशाल्लाह इतना होता है, इतना ज़्यादा होता है ताकि हमें आगे जाके मुश्किल नहीं होती है। हालांकि मैं जो मतलब इवेंट करती हूँ ना, उसमें मतलब कुछ इवेंट्स होते हैं जिनकी मैं ट्रेनिंग नहीं करती, लेकिन वो फिटनेस ही इतना सर ने बनाया, हमारा इतना अच्छा लेवल बनाया है कि हम लोग वो भी इवेंट मतलब कर सकते हैं, मतलब अच्छे से कर सकते हैं वो इवेंट। मिल्हान, कितनी खवातीन हैं जो कि स्पोर्ट्स के अंदर आना चाहती हैं लेकिन किसी न किसी वजह से वो पीछे रह जाती हैं? ये तो है कि मतलब कि आना तो चाहती हैं, मतलब शौक भी हम लोगों ने मतलब देखा है फैसलाबाद में, आपको बताएं कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ मतलब घर की मजबूरियों की वजह से वो नहीं मतलब कि आ सकती हैं। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि मतलब कि वो आए, मतलब अपना टैलेंट दिखाएं स्पोर्ट्स में रह के, मतलब काफ़ी अच्छी करने वाली लड़कियां हैं इधर, लेकिन बस घर की मजबूरी की वजह से कुछ लड़कियां नहीं आ पाती। क्यों इस्मा, ऐसे ही है? ऐसे ही है, क्योंकि उनके घर वाले उनको नहीं करते कि वो आगे जाएं, वो करें, वो बाहर निकलें, पर्दा मतलब कि देखिए, आपकी औलाद पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है। आप अपनी औलाद पे ट्रस्ट करेंगे तो वो आप पे वही काम करेंगे जो आप चाहते हैं। अगर आप अपनी औलाद पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह करेंगी कि मतलब कि आप उन पेरेंट्स को मैसेज दें ना कोई, ताकि मेरा तो ये ख्याल है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को आगे भेजना चाहिए, उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, उनको घरों से बाहर निकालना चाहिए। ये बस उनका आजकल का माशरा ये है कि बच्चे की शादी कर दो, उसको अगले घर भेज दो, अगला देखेगा जो करना है, जहेज बना लो, जहेज लेके आगे भेज दो। वो ये नहीं देखते कि बच्ची की क्या खसूसियात है, बच्ची को क्या चाहिए, बच्ची को क्या नहीं चाहिए। हर बच्ची के दिल में ख्वाहिश होती है कि वो बाहर निकले, तो लेकिन वो बस एक वजह से डर जाती है कि अच्छा, इसमें भी दो फैक्टर्स आते हैं ना। एक तो होता है कि बिला वजह प्रेशराइज बच्चे को किया जाता है कि आप जाओ ही ना बाहर। दूसरा फैक्टर ये होता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे तो ट्रस्ट होता है, बाहर के माशरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। जब तक आप ठीक है ना, जब तक उनके बच्चे ठीक हैं, जब तक आप ठीक है तो आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। कोई कुछ ये भी नहीं बात। कर सकता कोई जब कुछ तक आप ठीक है ना। आपको गेम्स में आके आप इतने एक्टिव और इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि कोई आपको छेड़े तो आप आगे से कहते हैं तुम होते कौन हो मेरे साथ ये करने वाले, मतलब कि इतना मतलब वो भी इतना आ जाता है। और ये जज्बा गेम होना से ही चाहिए। आता है, ये आप घर में बैठे लड़कियों को नहीं आता कि मतलब कि एक लड़की हिजाब में जा रही है, कोई लड़का उसको छेड़ है और वो उसको जवाब नहीं दे रही है, और हमारे जैसी होती है तो हम तो रख के थप्पड़ भी मार देते हैं कि तुम्हारी हमारे हिम्मत भी हिम्मत है। कैसे हुई है, हिम्मत कैसे हुई? और ये मेरा ख्याल है हर खातून के अंदर ये चीज होनी जज्बा होना चाहिए चाहिए। कि एक कॉन्फिडेंस लेवल उसके अंदर होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वो माशरे में अकेली भी अपना जो है वो तमाम तर मामलात हैंडल कर सकती है। और अगर ये कॉन्फिडेंस हम घर से उनको दे के भेजेंगे तो फिर ही माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। उज़मा हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। उज़मा, कोई वाक़या सुनाए हमें स्पोर्ट्स के अंदर जो बहुत सारे होते हैं, कोई अच्छा वाक़या हो, कोई बुरा हो, कोई एक आधा। अच्छा वाकई ये कि जब मैंने नेशनल चैंपियनशिप जीती, मतलब कि गेम्स जीती हैं,
तो मतलब कि वापटा हमेशा फर्स्ट आता था हैमर थ्रो में ना, तो इस दफा जब उनको पता लगा कि मैं फर्स्ट आई तो इन्होंने ना मेरा डूप टेस्ट करवा दिया। अच्छा, डूप टेस्टिंग करवा दिया कि ये ना स्टीरॉइड लेके तो थ्रो करती है। हाँ, ये फर्स्ट क्यों आई है भाई? फर्स्ट तो हम आते हैं हर दफा। हाँ, तो ये ना डूप मतलब कि इंजेक्शन काफी लड़कियां यूज करती हैं, मतलब कि वो हर मतलब के डिपार्ट की होती हैं, वो करती हैं। तो उनका ये था कि इसने भी ना इंजेक्शन लगवाया है, स्टीरॉइड्स वगैरह यूज किए हैं, तो इससे कि इन्होंने ना 3 लाख रुपया दे के कि ना मैं नाम ले लूंगी उस डिपार्टमेंट का, उन्होंने ना मुझ पर डूप टेस्ट करवा दिया। अच्छा खैर, तो अब यहाँ तक कि मुझे पता था कि मैंने ना इंजेक्शन लगवाया ना मेडिसिन लिया, यहाँ तक कि मैं तो विटामिन वगैरह भी यूज़ नहीं करती हूँ, विल्ड पावर पे अपनी विल्ड पावर पे मेहनत पे खेलती हूँ। तो जब ये हुआ ना, किस्सा हुआ कि जब मैं मेडल लेके साइड पे गई ना, तो वहाँ पे डूप टेस्ट वाले आ गए कि आपका ना डूप टेस्ट होगा। मैंने कहा चलो, मैं कहा मेरे साथ चले आप लोग। तो मैं इतनी खुश थी कि यार मेरा डूप टेस्ट हो रहा है, इतना मतलब कि एक होता है ना कि लाइफ में फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस होता है। मैं वहाँ पे गई हूँ, वहाँ पे फिर बैठ के उनके ज़रा बात किया उनसे। तो उन्होंने क्या किया, उतनी देर में मेरे मैनेजर्स आ गए। मैम सुमेरा स्टार मेरी मैनेजर थी HEC की, उन्होंने उनके साथ हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना मतलब कि जहाँ पे मैं कहती थी मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, वहाँ पे उनकी गाड़ी मुझे लेके जाती थी। और मैम सुमेरा स्टार का भी मैं वो शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने, उनकी वजह से आज मैं मतलब कि खेल पाई हूँ। उन्होंने मुझे मेरे कंपटीशन के दरमियान भी, अच्छा जब मैं गई ना डूप टेस्ट के लिए, तो सारी मैनेजर वगैरह, सर अनीस भी आ गए, सर वासिफ भी आ गए, जो मतलब कि वहाँ के कोच वगैरह थे ना, वो भी आ गए HEC के, मैम सुमेरा स्टार भी आ गई। तो अब वो डूप टेस्ट वाले कहते हैं आप क्यों आए, ये हमें एंटरटेन कर रही है, तो आप तो चले जाइए, ज़रूरत ही नहीं है, जितना इस लड़की में कॉन्फिडेंस है। और वो उस जिसने मेरा डूप टेस्ट किया ना, उस सर ने मुझे ये बात बोली कि अल्लाह पाक तुम्हें ऐसे खुश चाहता और पाकिस्तान का चैंपियन रखे। मतलब कि मैं इतनी वो प्राउड उस टाइम फील की कि डूप टेस्ट वाला कहते हैं लड़कियां यहाँ पे आती हैं, लड़के यहाँ पे आते हैं ना, कहते हैं उनको टेंशन, पसीने छूट रहे हैं, टेंशन हो रही है उनको, तुम इतनी फ्रीली फिर रही हो, इतनी हमसे हंसमुख कर बात कर रही हो। मैंने कहा मुझे पता है कि यार मैं मैथी इकबाल तक इंजेक्शन ही यूज करती, तो ये तो बहुत दूर की बात है कि स्टीरॉइड वगैरह यूज करेंगे। ठीक है, वो कैसे टेस्ट, ब्लड सैंपल लिया? नहीं, ब्लड सैंपल भी होता है, आपका यूरिन टेस्ट, यूनिट ना भी होता है टेस्ट, तो मेरा यूनिट टेस्ट। ठीक है, कितनी देर बाद फिर रिजल्ट आए? ये 10 दिनों बाद रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। आएगा भी तो नेगेटिव ही आएगा, कौन सा पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो जनाब ये एक उभरते हुए सितारे के लिए कह लें कि जितने भी लोग इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं हमें, जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं जो इस फील्ड के अंदर आना चाहती हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है उज़मा। और अगर आप भी मेहनत करेंगे अपने, वो जो मैंने शुरू पे बात की थी कि मेहनत जो है ना वो अल्लाह ताला कभी भी रायगा नहीं जाने देता, तो मेहनत करेंगे तो उसका फल जो है वो लाज़मी तौर पे ये कि मेडल लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस पोजीशन को बरकरार रखना वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए तो बहुत ही डबल मेहनत करनी पड़ती है कि डबल मेहनत। अब इसने मेडल ले लिया है ना, अब इसको बरकरार रखना ना बहुत मुश्किल है, बरकरार रखना पोजीशन को, बरकरार इंशाल्लाह रहेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह क्या कहेंगी, रनिंग के अंदर भी कोई गर्ल्स ऐसी हैं जो स्टीरॉइड्स लेती हैं? हाँ जी, लेती हैं, ऐसी बात है, ऐसी वैसे तो मेरा ख्याल शॉर्ट टर्म में मतलब अचीवमेंट्स लेने के लिए लोग फिर काफी कुछ करते हैं। हाँ जी, लेकिन अल्टीमेटली उसके नुकसान भी तो होते हैं। हाँ जी, जाहिर के साइड इफेक्ट भी तो होते हैं इसके, लेकिन उसके साथ मतलब स्टीरॉइड जो है उसके साथ मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब ये तो नहीं ना, अब इंजेक्शन लगा लिए चलो भाग, जब उसने ही भगाना है हमें, उसके लिए फिर मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। तो इनके डोप टेस्ट होते हैं फिर? हाँ जी, डोप टेस्ट होते हैं, लेकिन वो है ना कि आर्मी वापटा भी नहीं करता, वापटा आर्मी भी नहीं करता, वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं आपस में। बाजारी जो HEC है वो पिस जाती है अंदर, हायर एजुकेशन पिस जाती है। अब जिस तरह बस वो आगे नहीं आने देते कि ये वाली बच्ची आगे ना आए, इसमें भी है, जिस तरह क्रिकेट में ये चीज़ होती है ना, इसी तरह एथलेटिक में भी ये चीज़ है कि बच्ची आगे ना आए। जो हम चैंपियन है, हम लोग पीछे 25-25 साल से चैंपियन है, तो हम लोग उधर ही रहे। मेरी कंपटीटर थी नाजिया भट्ट, पिछली दफ़ा मेरे ख्याल से वो इधर इस चैनल में आई थी, तो मतलब कि वो थी कि बस मुझे नहीं था कि मैंने उसको हराना है, मुझे उसको मतलब कि करना है, मुझे ये चीज़ नहीं थी। मुझे बस ये चीज़ थी कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, अपना बेस्ट देना है, बस पाकिस्तान के लिए कुछ करना है ना, तो वो मैंने किया। लेकिन उनको इसका बहुत ज्यादा डर था। पता नहीं इसने क्या फिर होता भी है। अच्छा, आधा तो आप उसी वक्त जीत जाते हैं जब अगला बंदा आपसे डर जाए। हाँ जी, उसे खौफ आ जाए ना, यार ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मुझे लगता है टफ कंपटीशन। एक इनका ये था, एक मुझे वहाँ पे ना लाहौर हमारा कैंप लगा हुआ था, मैम सुमेरा स्टार लोगों ने ना हमारा HEC ने कैंप लगाया हुआ था, तो मैं वापटा के कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग करने जाती थी, इनके ना कॉम्प्लेक्स जहाँ पे ये लोग ट्रेनिंग करते थे, वहाँ पे ट्रेनिंग करने जाती थी। एक दिन मैं मंडे को गई हूँ, तो मैंने ना वहाँ पे जाके मेरी थ्रोस थी, मैंने थ्रोस वगैरह की ना, तो वहाँ पे नाजिया भट्ट भी ट्रेनिंग कर रही थी,
तो उन्होंने ना, उनके जो हैं बड़े ऑफिसर, उन्होंने ना मुझे वहाँ से निकाल दिया, ग्राउंड से मुझे निकाल दिया कि हमारी लड़की डिसहार्ड होती है तुम्हारी यहाँ पे ट्रेनिंग करने से। मतलब कि जब ये सुना ना मैंने कि देखो हम बच्चियाँ हैं, हम लोगों को नहीं है कि हम लोग नहीं कभी उनका बुरा सोचते ना हम उनके खिलाफ सियासत करते हैं, तो उनका ये था कि ये वहाँ पे ट्रेनिंग क्यों कर रही है। तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। मेरा नहीं ख्याल कि आप एक इंसान होने की हैसियत से आप इंसानियत के साथ ऐसा कर सकते हैं। नहीं देखें, वो ग्राउंड्स जो हैं ये आप मेरे और तमाम पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसों से बनाया जाता है, हर एक का उस पर इक्वल हक है। लेकिन इन्होंने मुझे उस टाइम निकाल दिया, मतलब कि वापटा कॉम्प्लेक्स से मुझे निकाल दिया गया कि हमारी लड़की डिसहार्ट होती है तो हम आपको यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं करने दे सकते। वहाँ से मैं बिना ट्रेनिंग किए वहाँ से निकली हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू थे उस टाइम पे। मैंने सिर्फ आसमान की तरफ देखा था और देख के तो मैं चल पड़ी थी। और देख रहे हैं वो फिर ये कहते हैं ना, डरना चाहिए उस चीज से जब किसी कोई आपकी बात को रब पे छोड़ दे, तो आप रब पे छोड़ के उस वक्त निकले और अल्लाह ने आपको उन्हीं के सर पे चैंपियन बनाया। और पता है ये इस टाइम पे ऐसा हुआ कि वहाँ पे सर वासिफ थे, सर अनीस थे, मैम सुमेरा सरदार थी। जब मैंने उनको बताया ना कि ऐसा हुआ, मुझे वापटा के कॉम्प्लेक्स से निकाल दिया गया, तो वो कहते कोई बात नहीं पुत्र, हम तुम्हें उधर पंजाब, हमारी यूनिवर्सिटी, हम तुम्हें पंजाब में ट्रेनिंग करवाएंगे। वो किस लिए हमने बनाया हुआ है। और यकीन माने मेरा वहाँ पे 5 दिन का कैंप था और मुझे 5 दिन वो वहाँ पे लेके जाते रहे हैं। वहाँ पे गाड़ी खड़ी रही है जब तक मैं ट्रेनिंग नहीं कर देती थी। सुबह कहूँ सुबह, शाम कहूँ शाम। और मैं इस पर बड़ी मतलब कि हूँ कि मैम सुमेरा सरदार और अपने स्पोर्ट डायरेक्टर वो जुवेद मेमन, सर जुवेद मेमन, उनकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कंपटीशन में मैंने जीता है तो उन्होंने मुझे लाके प्राइज़ दिया है कि ये तुम्हारा प्राइज़ है। और वो मेरा कंपटीशन देखने के लिए ना, कंपटीशन बहुत कम देखते हैं, मेरा कंपटीशन देखने के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे कि क्या करती है। और मैं इतनी ऑनर की बात है कि सर जुवेद ने मेरा वो देखा, पढ़ के देखा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अगर इंसान इसी तरह मेहनत करता रहे तो मेरा ख्याल है उसका फल जो है मिलता है। मिल्हान, आपके साथ भी कुछ ऐसे केसेस कभी? नहीं, मेरे साथ तो कुछ ऐसा वो होता है ना, रनिंग कर रही है तो जनाब, अच्छा ट्रैक्स के हवाले से बताइएगा। रनिंग मैं किसी की बातों को अपने माइंड में लेती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने काम से काम ही रखती हूँ। काम से काम रखते हैं, कोई बोलता जाए बस। ट्रैक्स रनिंग के जो हैं वो ठीक हैं आपके पास? मेरे सुनने में आया था काफी टूट फूट का शिकार है। हाँ जी, ये जो जंग रोड पे है ये तो सारा मतलब कि वो सारी जो है टाटन सारा उतरा हुआ है, बस ऐसे ही जैसे रोड पे भाग रहे हैं हम लोग। तो फिर इसके लिए कभी आपने दरख्वास्त नहीं की कि इन ट्रैक्स को ठीक किया जाए ताकि ट्रेनिंग कर सकें? हमारे सर ने काफ़ी बार कहा है, अब देखो क्या करते हैं। जो पीछे बैठे हुए हैं ना वो नहीं करने देते। अब यहाँ तक कि हम लोग ट्रेनिंग करते हैं एक ग्राउंड में, ये जो क्रिसेंट कॉम्प्लेक्स है। याद है कि पहले हमारे पास वहाँ पे जिम था, बाकायदा खुला हुआ था, लेकिन अब वो मतलब कि बंद होता है। उसको बंद करके ताला लगा के तो ऊपर टेप चढ़ाई हुई है कि इसको खोल ना सके कोई। हॉल वो कि वो उसको डेंजरस करार दे दिया गया। अगर हॉल को डेंजरस, हम बच्चियाँ हैं, हम लोग कितनी देर जून जुलाई में गर्मी में ट्रेनिंग नहीं होती हमसे, तो हम लोग उधर गर्मी में ट्रेनिंग करते हैं। ये 2 साल हो गए हैं कि हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं बाहर धूप में, कि वो डेंजरस करार दे दिया गया इस वजह से। तो मैं कहती हूँ कि ये इनको सोचना चाहिए, फैसलाबाद की ना ये जो हैं बड़े बैठे हुए हैं, ऑफिसर बैठे हुए हैं, इनको सोचना चाहिए कि बच्चियाँ हैं हम लोग, उनके भी तो बच्चे हैं ना। बिल्कुल। तो इनको सोचना चाहिए इस चीज़ का कि इसको खोलें और इस पर कुछ करें, और जो है ग्राउंड अच्छे करें। मतलब ग्राउंड ये अच्छा है, मतलब कि ये नहीं कि अच्छा नहीं, हम लोग यहाँ से निकले हैं, छोटे छोटे से, मतलब कि यहाँ से निकले हैं। ये सारी काफी लड़कियां जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से निकली हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से निकली हैं। आपको नहीं लगता कि ख्वातीन के लिए अलग से कोई कॉम्प्लेक्स होना चाहिए? मोस्टली देखने में ये आता है कि सारे मेल भी फीमेल भी एक ही जगह पे ट्रेनिंग चल रही है। नहीं, हमारे सर ने इस वजह से हमारा सुबह 9 बजे से पे टाइम किया हुआ है कि वो हमें मेल्स के साथ, हर कोच का अपना अपना होता है ना। देखो हमारे कोच मतलब सुबह फर्स्ट टाइम लड़कियों को करवाते हैं, सेकंड टाइम लड़कों को करवाते हैं। मतलब कि उन्होंने हमारे एक दूसरे के साथ नहीं रखा हुआ, मतलब कि ये नहीं रखा हुआ। और वो इतनी केयर करते हैं हमारी कि जिस तरह एक बच्चा नहीं होता, जिस तरह बच्चों की केयर करते हैं, वो हमारी इस तरह केयर करते हैं। उनको पेशाब वाली नाली लगी हुई है, तो वो उसमें हालत में हमें ट्रैक पे ट्रेनिंग करवाने आते थे। तो कितनी तकलीफ होती है। ये पैशन होता है कि आप बीमार भी हैं या किसी भी मिसाइल में घिरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी तरजीह जो है वो स्पोर्ट्स ही होती है, और आपकी तरजीह यही होती है कि जिन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आज के शो में आए और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ आपके साथ, और बड़ी अच्छी बातें जो हैं वो सुनने को मिली आपसे। तो शो का वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसलिए नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।